कहानी की शुरुआत एक तूफानी रात से होती है। चारों ओर हैवी रेन हो रही थी, इतनी तेज कि पूरा मैदान पानी में डूबा सा लगता था। इस भीषण बारिश के बीच सियाओ चेन, जो सिर से पैर तक भीग चुका था, एक सुनसान मैदान की मिट्टी पर फॉर्मेशन बना रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही बात पर था, एक ऐसी पावर को समन करना जो उसे फेम और फॉर्च्यून दे सके, पावर और वेल्थ दे सके, ताकि वह अपनी मां की बीमारी का इलाज करा सके, अपने कर्ज उतार सके और एक बेहतर जिंदगी बना सके। उसके पास ही बारिश में भीगता हुआ उसका फोन पड़ा था। स्क्रीन हल्की रोशनी में चमक रही थी। अचानक उस पर कई मैसेजेस एक के बाद एक दिखाई देने लगे। सबसे पहले एक ठंडी सी सूचना आई, कंज्यूमर लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड। इसके बाद उसकी पूरी आर्थिक हालत सामने आने लगी। आउटस्टैंडिंग डेट 110,000 रिपेमेंट डेडलाइन, 100 टोटल आउटस्टैंडिंग डेट, 100 मिलियन, साथ ही चेतावनी भी, अगर उसने समय पर रिपेमेंट नहीं किया तो कर्ज में 5% एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। इन्हीं सिस्टम मैसेजों के बीच एक और ज्यादा खतरनाक मैसेज आया, लोन शार्क्स का धमकी भरा मैसेज, गुस्से से भरा हुआ। उस पर इल्जाम लगाया गया था कि वह पैसे लेकर गायब होने की कोशिश कर रहा है। यह पढ़कर शाओ चेन पूरी तरह नाटकीय हो गया। उसने अपना सिर पीछे फेंका, आंखें चौड़ी कर लीं और आसमान की तरफ ऐसे चिल्लाया जैसे किसी टीवी सीरियल का हीरो क्लाइमेक्स में डायलॉग मार रहा हो। हे ऊपर वाले कस्टमर सर्विस, मुझे मेन कैरेक्टर बना दो, मेरी आत्मा ले लो, मेरा शरीर ले लो, और अगर चाहो तो मेरे लेफ्ट ओवर स्नैक्स भी ले जाना। वह इतना ज्यादा नाटक कर चुका था कि लगभग अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड भी चढ़ावे में देने वाला था, और तभी कड़ाक! आकाश अचानक फट गया। एक विशाल बिजली का झटका जमीन पर गिरा, जैसे पूरा ब्रह्मांड चिल्ला रहा हो, ठीक है, बस शांत हो जा, ड्रामा क्वीन। कुछ देर बाद शाओ चेन अभी भी वहीं जमीन पर पड़ा था। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। वह कराहते हुए उठकर बैठ गया और अपना सिर थाम लिया। उसके विचार सुन्न थे, दिमाग धुंधला था, मानो उसे कुछ भी साफ साफ याद नहीं आ रहा हो। धीरे धीरे होश लौटते ही शाओ चेन को याद आया कि वह तो कंपनी में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन अब वह जहां खड़ा था उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। उसी समय उसकी नजर पास पड़े बरसात के पानी पर पड़ी। उसने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा और वहीं जम गया। पानी में दिखाई देने वाला चेहरा किसी लो बजट ड्रामा मेकओवर जैसा लग रहा था, अनजान, अस्थिर कर देने वाला, और बिल्कुल भी ऑफिस रेडी नहीं। एक पल के लिए उसे सच में लगा कि शायद वह किसी फैंटेसी नॉवल में जाग गया है या किसी और की स्किन पहनकर खड़ा है। तभी शाओ चेन की नजर सामने गई और वह स्तब्ध रह गया। उसके सामने एक विशाल चमकता हुआ पेड़ खड़ा था। पूरा पेड़ ऐसे जगमगा रहा था जैसे किसी ओवर द टॉप कल्टीवेशन नॉवल की कवर आर्ट से उठाकर यहां रख दिया गया हो। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद वह ऑफिस में ही बेहोश हो गया था और अब किसी और के इसे का स्टोरी लाइन में उतर चुका है। उसी समय चारों तरफ से एक आवाज गूंजी, मानो कोई उसे बधाई दे रहा हो। आवाज इतनी अचानक थी कि शाओ चेन डर के मारे उछल पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर उसके सामने हवा में अचानक एक फ्लोटिंग बुक प्रकट हुई। वह सीधे हवा में मंडरा रही थी, जैसे किसी जादूगर के पुराने ट्रंक से निकलकर भाग आई हो। उस किताब ने नाटकीय लहजे में बात की और उसे 3 विशेस देने की पेशकश की। न कोई शर्तें, न कोई फाइन प्रिंट, न कस्टमर सर्विस की लंबी वेट लाइन। एक बात करने वाली किताब देखकर शाओ चेन अवाक रह गया। पृथ्वी पर ऐसी चीजें तो सबसे अजीब इंटरनेट कोनों में भी नहीं मिलती। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, शायद वह सचमुच किसी दूसरे दुनिया में बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े टेलीपोर्ट हो गया है। शाओ चेन सावधानी से उस फ्लोटिंग बुक के पास गया। उसे चारों तरफ से देखते हुए ऐसे घूमा जैसे कोई बिल्ली किसी संदिग्ध टोस्टर की जांच कर रही हो। हर एंगल से देखने के बाद उसके दिमाग में एक ही विचार आया, तो ये मेरा गोल्डन फिंगर है। लेकिन सच्चाई यह थी कि मेन कैरेक्टर बनने के लिए 3 विशेस थोड़ा कम लग रहा था। गोल्डन फिंगर तो अनलिमिटेड होना चाहिए, किसी चीट कोड की तरह, ना कि लिमिटेड अटेम्प्ट्स वाला ट्रायल वर्जन, जैसे हर ओवर कॉन्फिडेंट प्रोटैगनिस्ट करता है। शाओ चेन ने भी वही क्लासिक चाल चली। उसने 10 और विशेस मांग ली,
यह वही चाल थी जिसकी वह इंटरनेट पर मजाक उड़ाता था और जिसे वह दिल में सालों से सीक्रेटली प्लान भी करता रहा था। शाओ की ये मांग सुनते ही वह किताब जोर से हंस पड़ी। वह हवा में और ऊपर उठने लगी और उसके आसपास की रोशनी और भी तेज चमकने लगी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो वह किताब झिझक गई हो। फिर वह खुद से बात करती हुई बोली, शुरू में उसे लगा था कि शायद कॉन्ट्रैक्ट में कोई कमी रह गई है, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा था। किताब से निकलती तेज डरावनी ऑरा देखकर शाओ चेन घबरा गया। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। अचानक वह किताब चमकने लगी और अगले ही क्षण एक डेथ गॉड जैसे रूप में बदल गई। उसने शाओ को न्यू सोल कहकर पुकारा, मानो किसी कॉस्मिक चेकलिस्ट में एक और टिक लगा रही हो। डर के मारे शाओ धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। उसका दिमाग घबराहट से दौड़ने लगा। सोल, कॉन्ट्रैक्ट, ये हो क्या रहा है? वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस दैवीय प्राणी ने नाटकीय अंदाज में कहा, तुम जैसे साधारण नश्वर लोग मेरी असली पहचान जानने के योग्य नहीं। उसने बताया कि जिस शरीर में शाओ अभी है वह असल में किसी और का था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी इच्छा मांगते हुए अपना सोल और अपना बॉडी पूरी तरह से सौंप दिया था। सोल लिया जा चुका था, डील पूरी हो चुकी थी, लेकिन किसी तरह शाओ ने इस बॉडी में कॉन्ट्रैक्ट के बीच में घुसपैठ कर ली थी। और फिर उस ठंडे डरावने पलों में वह प्राणी बिल्कुल कैजुअल अंदाज में पूछ बैठा, चूंकि यह शरीर अब तुम्हारा है तो क्या तुम भी मेरे हो गए? ये सुनते ही शाओ जम गया। सारी बातें एक बुरे प्लॉट ट्विस्ट की तरह दिमाग में बैठ गईं। तो ये था असली कारण कि मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ? ये कोई गोल्डन फिंगर नहीं है। ये तो मुझे मुफ्त का स्केपगोट बनाना चाहता था। बाय वन गेट वन फ्री में सोल ले रहा है क्या? डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। शाओ अचानक मुड़ा और जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे यहां से निकलना ही होगा, अभी के अभी। लेकिन तभी उस डेथ गॉड ने अपनी उंगलियां चटकाईं। उसने चेतावनी दी, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसे तोड़ने की कोशिश करने पर भयानक और पीड़ादायक सजा मिलेगी। और उंगली चटकते ही शाओ का पूरा शरीर आग की तरह जल उठा, जैसे किसी ने पेन सेटिंग को एक्स्ट्रा क्रिस्पी पर सेट कर दिया हो। शाओ दर्द में चीख उठा, पूरी तरह घबराकर हाथ पांव मारने लगा, मानो किसी बीबीक्यू में मुख्य पकवान वही हो और उसे बताया भी न गया हो। उसे तड़पता देखकर वह डेथ गॉड थककर बोला, हाय राम, कमजोर सोल है, ठीक से ग्रिल भी नहीं हो रहा। उस पल के लिए ऐसा लगा मानो वो दैत्य खुद सोच में पड़ गया हो। फिर एक धीमी गूंजती आवाज में बोला, लगता है कॉन्ट्रैक्ट में कोई गड़बड़ थी, लेकिन अब सब साफ दिख रहा है। शाओ के सामने खड़ा वो किताब जैसा हार्मलेस ऑब्जेक्ट अब बदल चुका था, एक डरावने डेथ गॉड में। उसकी अजीब सी चमकती हुई ऑरा देखकर शाओ के हाथ पांव कांपने लगे। दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग, डर और बहुत ज्यादा डर। डेथ गॉड की आवाज हवा को चीरती हुई आई, तुम एक न्यू सोल हो, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट का अगला नाम। शाओ ने सीधी नजरें मिलाकर शांत स्वर में कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अब तक मारा नहीं। मतलब तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो, राइट पर्सन ढूंढ रहे हो। तो बताओ, क्या मैं क्वालिफाइड हूं? क्या मैं नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूं? डेथ गॉड अचानक जोर से हंस पड़ा। इतिहास में पहली बार कोई टॉर्चर के दौरान बार्गेन कर रहा था। और तभी एक ग्लोइंग कॉन्ट्रैक्ट सियाओ के सामने हवा में प्रकट हो गया। डेथ गॉड ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, एक डील, एक विश, बदले में नई जिंदगी। और जो विश मैं चाहता हूं वो है 9999 मोर विशेस। शाओ अंदर ही अंदर चौंक गया। अरे ये तो मेरी विश का एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, प्लेजरिज्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड। डेथ गॉड ने कैजुअली कहा, सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है, सोचो या मर जाओ। शाओ ने गहरी सांस ली और आखिरकार अपना फैसला सुना दिया। आखिर उसके पास विकल्प ही कितने थे। कंधे गिराए, मन में 1000 गालियां और वही एनर्जी जो टर्म्स कंडीशंस बिना पढ़े आई एग्री पर क्लिक करते वक्त आती है। शाओ ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए और डील पक्की हो गई। कुछ ही पलों में शाओ खुद को एक पुराने जर्जर से बिल्डिंग के बाहर खड़ा पाया, एक टूटे फूटे कमरे के सामने। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हां, यही उसका नया घर है, और दुआ कर रहा था कि कोई उसे इस हालत में न देख ले।
पूरी तरह ऐसा लग रहा था जैसे कोई रिस्पॉन्ड नूब गलती से रॉन्ग स्पॉन पॉइंट पर उतर आया हो। शाओ के मन में गुस्सा खौल रहा था। उस घमंडी डेथ गॉड ने मुझे यहां ऐसे फेंक दिया जैसे कोई एक्सपायर्ड लूट हो। उसे याद आया, डेथ गॉड एक बड़े ड्रामेटिक पोर्टल में घुसते हुए गायब हो गया, पीछे छोड़ गया सिर्फ कुछ आधे अधूरे निर्देश और बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं। न कोई प्रॉपर गाइड, न कोई मिशन, बस हवा में तैरता हुआ फिगर इट आउट का वाइब। शाओ जानता था कि असली कल्टीवेशन नॉवेल्स में सारी मेहनत एमसी को करनी पड़ती है, तो उसने और शिकायत करना बेकार समझा। आखिर वो दिव्य आलसी देवता अब उसका बॉस ही तो था। एक लंबी थकी हुई सांस लेकर शाओ ने दरवाजा खोला, जो भी इस नई जिंदगी में आने वाला था उसका सामना करने के लिए। अंदर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ, कमरा बिल्कुल शांत था, शायद घर में कोई नहीं था, और हालात देखकर तो यह साफ लग रहा था कि यहां की आर्थिक स्थिति उसकी सोच से भी बदतर थी। तभी उसकी नजर मेज पर पड़े एक कागज पर पड़ी। शाओ ने उसे उठाया और उसकी आंखें फटी रह गईं। उसमें लिखा था, 2000 ml खून को एक बार के मॉर्गेज के रूप में जमा करके लिया गया लोन। वो अवाक रह गया। ये कैसी फैमिली है और ये कैसा दुनिया है। उसी वक्त पीछे से किसी ने चुपके से कदम बढ़ाए और लोहे की पाइप से उसके सिर पर वार किया। शाओ जमीन पर गिर पड़ा। वो आदमी गुस्से से दहाड़ा, कहां भाग गया था तू? कॉल क्यों नहीं उठा रहा था? वह आदमी अकेला नहीं आया था, उसके पीछे 2 और गुंडे थे, पूरी तरह एक डिस्काउंट वाला थग ट्रियो। एक चिल्लाया, लगता है ये जीने से ऊब गया है। दूसरा बोला, अरे इतना मत मारो, मर गया तो झंझट हो जाएगी। तीसरा तो और भी कॉन्फिडेंट, चिंता मत करो, ये ऑरेकल है, इसका शरीर इतना टफ है कि झेल जाएगा। मानो अब पिटाई के साथ साथ लोर भी मुफ्त में मिल रही हो। शाओ गुस्से और उलझन से उन तीनों को घूर रहा था। उसने दहाड़ते हुए पूछा, तुम लोग हो कौन और मुझसे चाहते क्या हो? पहला आदमी भड़क गया। उसने शाओ को जोर से लात मारी और एकदम टीवी के लोन कलेक्टर खलनायक की तरह बकने लगा। पिछले हफ्ते जो पैसे उधार लिए थे भूल गया क्या, या इतना नशा चढ़ गया है कि हकीकत से ही उड़ गया? फिर अचानक उसने झर उगलते हुए कहा, और वो बूढ़ी औरत आज खून बेचने क्यों नहीं आई? रास्ते में कहीं मर ही गई क्या? दृश्य एकदम ओवर ड्रामेटिक था। वो आदमी शाओ को लगातार मारता रहा, हर लात के साथ एक नया ताना। वह तंज कसते हुए बोला, हास्यास्पद है कि तेरी मां अपनी जान जोखिम में डालकर तेरे जैसे निकम्मे के लिए हाई इंटरेस्ट लोन्स चुकाती है। उसकी नजर में शाओ पैदा ही कचरा था, बिना प्रतिभा, बिना उपयोग और किसी बेकार सी उम्मीद में ऑरिकल बनने का सपना देखने वाला। क्या मिला तुझे? वह हंसा, सिर्फ कर्ज, और तू लोवेस्ट रैंक्ड ऑरेकल कहलाने लायक भी नहीं। तू और तेरी मां मेरे जूते साफ करने लायक भी नहीं हो। यह सुनते ही शाओ के दिमाग में एक फ्लैशबैक कौंध उठा। उसने अपनी मां को पूछा था, क्या मुझे सच में ऑरेकल बनने का सपना छोड़ देना चाहिए? उसने कबूल किया था कि वह नहीं चाहता कि उसकी मां इतनी मेहनत करे। एक डरावना सपना उसे सताता था, जिसमें उसकी मां दिन रात हस्तकला बनाते हुए आखिर थक कर गिर जाती है और फिर कभी उठ नहीं पाती। यह सोचकर आज भी उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर वह ऑरेकल न बन पाया, अगर उसने अपनी मां को खो दिया तो? फ्लैशबैक में उसकी मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा था। उसकी उपस्थिति इतनी शांत, इतनी भरोसेमंद, नर्म मुस्कान के साथ उसने कहा था, चिंता मत कर मेरे बच्चे, चाहे पूरा आसमान क्यों ना गिर पड़े, मैं तेरे लिए उसे थाम लूंगी। वर्तमान में लौटते ही उसकी मां की यादें अब भी दिल में ताजा थीं। शाओ की आंखों में अचानक आग जल उठी। चेहरा बदल गया। डर नहीं, बस गुस्सा, खौलता हुआ, उबलता हुआ गुस्सा। वो आदमी व्यंग्य से बोला, क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं? उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि शाओ का मुक्का ही उसका जवाब बन गया। घूंसा सीधा उसके चेहरे पर लगा, ऐसी ताकत के साथ मानो शाओ चिल्ला रहा हो, प्लॉट आर्मर एक्टिवेटेड। वो आदमी हवा में उछलकर पीछे फेंका गया, जैसे किसी ने रियलिटी से अनसब्सक्राइब ही कर दिया हो। जो 2 गुंडे उसके साथ आए थे, उनमें से एक ने इतनी शांति से कहा, अरे भाई, एक घूंसा और पड़ा तो सच में मर जाएगा, शायद अब रुक जाना चाहिए। लेकिन बात खत्म होने से पहले ही वो आदमी एक मिसाइल की तरह उड़ता हुआ अपने ही दोस्तों के सामने से निकल गया और जोरदार धमाके के साथ दीवार पर जा टकराया।
दोनों दोस्त जो अब तक कूल बने खड़े थे अचानक उछल पड़े। ये मुक्का नहीं था, ये तो किसी एक्स्ट्रा पावर एक्सोसिज्म जैसा हमला था। वो आदमी दीवार से लुढ़क कर नीचे गिरा, पूरी तरह टूटी हुई खिलौना फिगर की तरह। मुंह से खून बह रहा था, कई दांत मिशन छोड़कर भाग चुके थे। लग रहा था जैसे ट्रक या कारमां दोनों ने उसे एक साथ कुचल दिया हो। एक गुंडा सदमे में चिल्लाया, दीवार में तो बच्चा घुसना था ना, ये कैसे उल्टा हो गया? दूसरा आंखें सिकोड़कर बोला, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। कुछ पलों तक दोनों सच में यही सोचते रहे कि शायद श्याओ खुद दीवार में घुसा होगा। फिर समझ आए कि उनका ही साथी एक्सप्रेस तरीके से डेंटल हेवन पहुंच गया। धीरे धीरे दोनों की नजरें श्याओ पर गईं, और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कपकपा गई। श्याओ के पूरे शरीर से ऑरा चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने 3 एनिमे एपिसोड्स तक चार्ज करके वापसी की हो। एक ने कांपती आवाज में फुसफुसाया, क्या ये स्टार लेवल तक ब्रेक थ्रू कर गया है? दूसरा डर के मारे बस उसे घूरता रहा, मानो अगले पल श्याओ के बाल सुनहरे हो जाएंगे और वो पावर लेवल्स पर चिल्लाना शुरू कर देगा। श्याओ की आंखों में जलती हुई आग साफ दिख रही थी। वह गरज उठा, ये जो तुम लोग बोल रहे हो ये पैथेटिक गार्बेज है, हारने वालों वाली बेकार बातें, शोर, बकवास और बहुत चिढ़ाने वाली। चुप हो जाओ, बस चुप। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि दोनों आदमी पल भर को रुक गए। एक ने श्याओ को घूर कर कहा, अरे ये देखो, अभी भी लो रैंक्ड है, लेकिन व्यवहार ऐसा कर रहा है जैसे फाइनल बॉस इससे डर रहा हो। दूसरा बोला, चल आज इसको एक प्रॉपर लेसन दे ही देते हैं। दोनों गुस्से और सस्ती विलन एनर्जी लेकर श्याओ की तरफ झपट पड़े। हाथों में आयरन रॉड्स लिए ऐसे दौड़ रहे थे जैसे किसी चीप एक्शन मूवी का ऑडिशन दे रहे हों। इरादा साफ था, श्याओ के किसी हाथ पैर को आज ही मॉडर्न आर्ट में बदल देना। लेकिन श्याओ पूरी तरह शांत था। वह उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे किसी गेम के ट्यूटोरियल लेवल के 2 कमजोर बॉसेस को देख रहा हो। उसे अपने भीतर वही ग्लोइंग सेंसेशन फिर महसूस हुआ। क्या यही ऑरेकल वाला सेकंड स्टेज ई लेवल था? उनके चेहरों पर भरा हुआ ओवर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लगता था वे फूड चेन में श्याओ से ऊपर हैं। दुर्भाग्य, सच्चाई उनसे कुछ ही पल दूर थी। अचानक उनमें से एक ने आयरन रॉड से तेज वार किया। रॉड हवा चीरती हुई नीचे आई और श्याओ की नजरें हर मूव को स्लो मोशन में देखने लगीं। हर एंगल, हर गति क्रिस्टल क्लियर। अगले ही पल हमलावर के चेहरे पर डर फैल गया, क्योंकि श्याओ सामने था ही नहीं। घबराकर उसने चिल्लाया, वेयर द हेल डिड ही गो? और अगले ही सेकंड श्याओ ऊपर से बिजली की तरह गिरा, जैसे कैफीन पीकर उड़ा कोई कुंफू मस्कीटो। उसका पैर सीधे उस आदमी के चेहरे पर जा धंसा। वार इतना साफ था कि टूथपेस्ट ब्रांड इसे ऐड बना ले, बस फर्क ये था कि यहां मुस्कान कम और खून ज्यादा था। दूसरा आदमी ये देखकर गुस्से में श्याओ की तरफ झपटा और श्याओ हल्का सा चौंक गया। ये आदमी फास्ट था, बहुत फास्ट। सेकंड स्टेज ई लेवल के लिए डेंजरसली फास्ट, जैसे कोई बजट एनिमे प्रोटैगनिस्ट टर्बो मोड में हो। यह आदमी अपनी सेकंड स्टेज ई लेवल स्पीड के हिसाब से बहुत तेज था, जैसे कोई बजट एनिमे प्रोटैगनिस्ट टर्बो मोड में चल पड़ा हो। लेकिन श्याओ पहले ही उसके ब्लाइंड स्पॉट में गोस्ट बनकर पहुंच चुका था, तैयार उसकी रिब्स को प्रिंगल्स में बदलने के लिए। बिना किसी हिचकिचाहट के श्याओ ने अपना घुटना उसके सीने पर दे मारा। झटके की ताकत से आदमी के मुंह से खून फाउंटेन्स की तरह निकल पड़ा। श्याओ समझ गया कि यह आदमी बिना पीछे मुड़े ही उसकी पोजीशन पकड़ चुका था। उसकी ताकत बिल्कुल एबनॉर्मल थी। अगले ही पल वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, जैसे कोई गर्मा गर्म नूडल बोल हाथ से फिसलकर गिर जाए। और जब श्याओ आराम से उसकी ओर बढ़ा, वह गिड़गिड़ाने लगा, उस एंथुसियाज्म के साथ जैसे कोई आदमी जिम मेंबरशिप कैंसिल करवाने जाता है। घबराकर उसने सच उगल दिया। वे सिर्फ आदेश मान रहे थे। लिन यू ने उन्हें डेट वसूलने भेजा था। नाम सुनते ही श्याओ की आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। श्याओ बोला, डेट मैं संभाल लूंगा, लेकिन अगर लिन यू ने दोबारा अपनी नाक घुसाई तो अगली बार उसके दांत मैं जमीन से उठाऊंगा। उसने आदेश दिया, अपने साथियों को उठाओ और तुरंत दफा हो जाओ। तीनों आदमी घायल और डरे हुए हां हां करते लड़खड़ाते हुए वहां से भाग निकले। श्याओ उन्हें जाते हुए देख रहा था और बिना पीछे मुड़े बोला, काफी देर से देख रहा हूं, बाहर आ जाओ बॉस। उसके पीछे अचानक एक पोर्टल खुला
और उसमें से डेथ गॉड बाहर आया। वह हैरान था। शाओ ने उसकी प्रेजेंस कैसे पकड़ ली। उसने माना कि शाओ की इंट्यूशन असाधारण रूप से तेज है। शाओ ने समझाया, उसे अपने अंदर एक अजीब ताकत जागती महसूस हुई थी और उसने अंदाजा लगा लिया था कि यह डेथ गॉड की देन है। डेथ गॉड ने इसे तुरंत कंफर्म किया। अगर उसने शाओ को थोड़ी देर के लिए अपनी पावर न दी होती तो शाओ अब तक बुरी तरह पिट चुका होता। उसे शुक्रगुजार होना चाहिए, शाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे अभी अभी उसने किसी वीडियो गेम में चीट कोड्स अनलॉक कर लिए हों। उसे पूरा यकीन था कि डेथ गॉड ही उसका असली गोल्डन फिंगर है और वह जल्द ही इनविंसिबल बन जाएगा, शायद किसी सब्सक्रिप्शन प्लान पर। लेकिन डेथ गॉड ने तुरंत उसकी गलतफहमी दूर कर दी। उसने कहा, मेरी पावर मॉर्टल्स के लिए नहीं है। तुम बस लकी थे कि तुमने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की। अगर शॉ ने उस पावर की लिमिट पार कर दी होती तो दुश्मन उसे छूने से पहले ही वह खुद अपनी ताकत से मर गया होता। हताश होकर शाओ ने पूछा, तो क्या तुम्हारे लिए काम करने का कोई फायदा भी है? अगर मैं स्ट्रांग बन जाऊं तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ज्यादा आसान नहीं होगा। डेथ गॉड ने उसे शांत करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार उसे एक उपयोगी रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वो रिवॉर्ड अभी तय नहीं हुआ है। फिर उसने सख्ती से चेतावनी दी, बोरोड पावर का ख्याल भूल जाओ जब तक जल्दी मरने का इरादा ना हो। यह सुनकर शाओ ने निराश होकर लंबी सांस ली और चुपचाप अपनी किस्मत मान ली। डेथ गॉड ने उसे गौर से देखा। वह थोड़ा हैरान था। शाओ ने जितनी पावर उधार ली थी वह उससे कई गुना ज्यादा निकल आई थी, और सबसे हैरानी की बात, शाओ ने उसे बेहद स्थिरता से नियंत्रित भी किया था। डेथ गॉड के दिमाग में एक ख्याल चमका, क्या यह लड़का उसका नियत कनेक्शन हो सकता है? उसी समय श्याओ उसकी ओर मुड़ा और बोला, तो दूसरा विश डिसाइड किया आपने? डेथ गॉड एक पल के लिए भ्रमित दिखा। श्याओ ने उसे याद दिलाया, आपने खुद कहा था कि आप मेरी विशेस को पूरा करने में मदद करोगे। डेथ गॉड ने बेपरवाही से जवाब दिया, सोचा नहीं अभी तक, लेकिन हां, कुछ विशेस पहले ही चल रही हैं। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। यह सुनकर श्याओ हक्का बक्का रह गया। वह फिर पूछने ही वाला था, लेकिन डेथ गॉड ने दो टूक कह दिया, जो करना है खुद करो। श्याओ थोड़ी देर चुप रहा। उसे एहसास हुआ कि वह इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, न नियम, न ताकतों का सिस्टम, न खतरे। सीखने को बहुत कुछ था। उसने सोचा था कि डेथ गॉड कम से कम एक विश, एक डायरेक्शन, एक गोल दे देगा, लेकिन यह साफ हो चुका था, वह उस पर भरोसा नहीं कर सकता। ध्यान बदलते हुए शाओ ने अपनी नजर हाथ में पकड़े फोन पर डाली, वही फोन जो उसे रूफटॉप पर मिला था। उसने तय किया कि सबसे पहले इसे ही चेक करेगा। अगर उसे इस दुनिया में इस शरीर की जगह लेकर जीना है तो पहले उसे इस व्यक्ति की जिंदगी समझनी होगी। जब उसने फोन के मैसेजेस स्क्रॉल किए, एक साफ पैटर्न दिखने लगा कि सारे मैसेजेस एक ही बात पर घूम रहे थे, डेट्स, कर्ज और ऑनलाइन खरीदे गए अजीब अजीब सप्लीमेंट्स। लगता था ओरेकल बनने का शौक बहुत भारी पड़ता था। फैमिली से जुड़ी कोई बात एक भी मैसेज में नहीं थी। सब कुछ बस कर्ज, उधार और बेतुकी खरीदारी के इर्द गिर्द घूम रहा था। तभी अचानक स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन चमका। श्याओ की मां टीनलन हॉस्पिटल में कोमा में थी। उसे तुरंत वहां पहुंचना था। हॉस्पिटल के अंदर श्याओ तेजी से पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। पेशेंट रूम में जाते ही उसने एक महिला को बिस्तर पर बेहोश पड़ा देखा। उनके पास एक और महिला बैठी थी, गंभीर, चुप और अंदर ही अंदर टूटी हुई। कमरे की भारी चुप्पी ने श्याओ को असहज कर दिया, और यह स्वाभाविक था। ऐसी हालत में कौन शांत रह सकता है? श्याओ ने तुरंत समझ लिया, जो महिला पास बैठी है वह उसकी बड़ी बहन श्याओ युइंग है, और जो बिस्तर पर है वही उनकी मां। श्याओ ने अपनी मां को ध्यान से देखा। वह उस रूप से बिल्कुल अलग लग रही थी जिसे वह अपनी यादों में देखता आया था। एक कचोटता हुआ विचार उसके मन में उठा, क्या यह सब मेरी वजह से हुआ है? वह अपनी बहन की ओर मुड़ा, धीरे से माफी मांगी और मां की हालत के बारे में पूछा। लेकिन बहन का जवाब तेज, तिक्त और टूटे हुए दिल वाला था। वह बोली, इस बार क्या बहाना है? ट्रेनिंग, ब्रेक थ्रू, या फिर देवताओं को समन करने वाले तेरे पागलपन वाले एक्सपेरिमेंट्स? उसकी आंखें भर आई थीं।
वह अब और नहीं संभल पाई और रो पड़ी। वह गुस्से और दुख से कांपती आवाज में बोली, मां तो बस तेरे लिए काम करती रही, तेरे कर्ज भरने के लिए दिन रात खुद को खपा दिया। और तू तू तो देखने भी नहीं आया। उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे घर की पूरी स्टेबिलिटी टूट गई। मां के पास आईसीयू में एडमिट होने तक के पैसे नहीं थे। वह सिर्फ अपनी जिद से जिंदा बची है। वह लगभग मर ही गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसकी आवाज थोड़ा नरम हुई। वह बोली, माफ करना, बस मैं भी थक चुकी हूं और मां भी। फिर उसने श्याओ के हाथ में एक कार्ड थमा दिया। उसमें 6 महीने का रहने का खर्च था। उसने कहा, आज से मां की देखभाल मैं करूंगी। तुम्हारे कर्ज, तुम्हारी परेशानियां अब सिर्फ तुम्हारी हैं। हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। श्याओ वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। आखिरी बार उसने उसकी तरफ देखा और फिर मुड़कर कह दिया, अब से हमारे बीच कोई नाता नहीं। बाद में सड़क पर चलते हुए श्याओ खोया हुआ था। उसके हर कदम में भारीपन था। तभी डेथ गॉड की आवाज उसके पास गूंजी। उसने श्याओ की बेचैनी महसूस कर ली थी। वह बोला, क्या उसके शब्द तुम्हें इतना चुभ गए? वो औरत असल में तुम्हारी बहन है भी नहीं, और ये सारी मुसीबतें तुम्हारी गलती भी नहीं है। श्याओ को उससे ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैं ठीक हूं। बस उसकी बातें पुराने घावों की याद दिला गईं। तब भी मैं बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पाया। डेथ गॉड ने हल्की हंसी में उसे झिड़क दिया। भावनाओं में मत बहो, अपनी विश को मत भूलो। श्याओ एक पल के लिए रुक गया। उसे वादा याद आया, अगर वह अपनी वर्थ साबित कर दे तो डेथ गॉड उसे और शक्तिशाली बनाएगा। इतना शक्तिशाली कि शायद वह सब कुछ ठीक भी कर सके। डेथ गॉड ने दोबारा पुष्टि की, वादा अब भी है, बस अपनी कीमत साबित करो। ये सुनते ही श्याओ की आंखों में दृढ़ता लौट आई। उसके कदमों में फिर से तीखी चाह जाग उठी। वह गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। उधर योयो क्लब के अंदर एक आदमी ताजा आंकड़े देख रहा था और उसके चेहरे पर संतुष्टि की एक हल्की मुस्कान फैल रही थी। उस राउंड का प्रॉफिट अच्छा आया था। बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट को आदेश दिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहो और हमारे पार्टनर्स से कहो कि रिकवरी तेज करें। हायर अप्स ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। सबॉर्डिनेट ने सिर हिलाया, फिर बोला, एक और मसला है। हमारी जांच में पता चला है कि एरिया ए की ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हुई है। रेंट वसूलने गए 3 आदमी एक स्टूडेंट से घायल हो गए। बॉस का चेहरा ठहर गया। एरिया ए में कलेक्शन अब भी शुरू होना था ही नहीं। ये लोग तो अपनी जेब भरने के चक्कर में गए होंगे। ऐसी हरकतें उसकी लोन सर्विस की साख खराब कर रही थीं। उसने सख्ती से आदेश दिया, रूल्स के हिसाब से निपटाओ, कोई डील नहीं। सबॉर्डिनेट ने हामी भरी पर कहा, सर, यह केस थोड़ा अजीब है। घायल होने वालों में एक लेवल 3 और एक लेवल 2 अप्रेंटिस क्लास थीफ भी हैं। लेकिन रिपोर्ट कहती है हमलावर बस एक स्टूडेंट था जिसने हाल ही में अप्रेंटिस लेवल 2 हासिल किया है। बॉस चुप हो गया। एक लेवल 2 छात्र लेवल 3 और लेवल 2 दोनों को हरा दे, जबकि सबसे कमजोर लेवल 3 भी 10 लेवल 2 को अकेले संभाल सकता है। सिर्फ स्किल से यह फर्क भरना नामुमकिन था। इसका मतलब उस लड़के की असली शक्ति लेवल 3 के बराबर है। बॉस के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। तो लड़का अपनी ताकत छुपा रहा है। इंटरेस्टिंग। उसने तुरंत अगला आदेश दिया, उस पर नजर रखो। ऐसे टैलेंट को खोने नहीं दिया जाता। अगली सुबह शाओ साफ आसमान के नीचे सुबह सुबह जॉगिंग कर रहा था। जब शाओ सड़क के किनारे से गुजर रहा था, एक बुजुर्ग आदमी ने उसे देखकर हैरानी से आवाज लगाई, अरे, आज फिर इतनी सुबह निकल पड़े। श्याओ ने हल्की मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहा और अपनी जॉगिंग जारी रखी। बुजुर्ग आदमी बोला, अभी अभी अब्रांड बेसिक स्टार एनर्जी सप्लीमेंट्स की नई खेप आई है, 400 पर बॉटल। कुछ चाहिए क्या? जाओ ने विनम्रता से मना कर दिया, मेरे पास अभी थोड़े बचे हैं, खत्म होंगे तो ले जाऊंगा। आदमी ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तब भी मैं तुम्हें डिस्काउंट दे दूंगा। जब जियाओ आगे बढ़ता गया, वो आदमी उसे जाते हुए सोच में डूबा देखता रहा। उसे लगा, लड़का इन दिनों कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहा है। शायद कोई गर्लफ्रेंड मिल गई हो। युवावस्था सच में कमाल की चीज होती है। उधर जो के भीतर विचार उमड़ने लगे। हॉस्पिटल से लौटने के बाद उसने कई दिन अपने नए शरीर को समझने और इस दुनिया की जानकारी इकट्ठा करने में लगाए थे।
उसके भीतर मौजूद बची खुची यादें उसके काम आ गईं। अब उसे इस दुनिया के सामान्य ज्ञान की अच्छी समझ हो चुकी थी। इस दुनिया में लोग शक्ति पाने के लिए स्पेशल सप्लीमेंट्स का सहारा लेते थे। ऐसे व्यक्तियों को ऑरिकल्स कहा जाता था। ऑरिकल बनने वाली दवाएं बेहद महंगी थीं। यही वजह थी कि असली शाओ भारी कर्ज में डूब गया था। ऑरिकल की शक्ति की ऊपरी सीमा भले अज्ञात हो, लेकिन एक बात स्पष्ट थी। सबसे निचले स्तर का ऑरिकल भी एक सामान्य इंसान से कहीं अधिक शारीरिक क्षमता रखता था। शाओ ने नीचे देखा, अपनी बाजू मोड़ी और अपनी मांसपेशियों को गौर से निहारा। सिर्फ दवाइयों के बल पर कोई इतनी शक्ति पा सकता है। इसमें हैरानी नहीं कि हर कोई ऑरिकल बनना चाहता है, किसी भी कीमत पर। अगर यह पुराना वो होता, तो शायद ऐसी ताकत पाने के लिए कई सालों की मेहनत लग जाती। तभी उसके फोन की तेज घंटी बजी। शाओ ने स्क्रीन देखी। इतनी सुबह कॉल? उसने कॉल उठाया। लाइन के दूसरी तरफ क्लास मॉनिटर चिल्ला रहा था, सियाओ, तुम्हारी लीव पीरियड खत्म हो गई है। टीचर ने बुलाया है। हम कल रात भी तुम्हें फोन कर चुके हैं। वह कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं भूला, क्योंकि वह पूरी तरह जाग रहा था। लेकिन अंदर अंदर वह जानता है कि वह सच में सब भूल चुका है। इसी उलझन में वह स्कूल पहुंचता है। टीचर उन्हें बताती है कि ऑरिकल्स का इतिहास वे पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए अब वह उनके इकोनॉमी पर प्रभाव के बारे में बात करना चाहती हैं। चेन ध्यान लगाकर सुनता है और उसके दिमाग में एक साफ तस्वीर बनती है। ऑरिकल की स्टेटस उसकी स्ट्रेंथ से तय होती है और रैंकिंग के आधार पर पहचान दी जाती है। सबसे नीचे रैंक ई और सबसे ऊपर रैंक एस। और अगले रैंक तक पहुंचने के लिए पहले अपने वर्तमान रैंक के हाईएस्ट लेवल तक पहुंचना जरूरी है। कहा जाता है कि रैंक एस तक पहुंचने वाले लोगों को देवताओं जैसा सम्मान मिलता है। ऑरिकल्स की शक्ति को संतुलित रखने के लिए दुनिया को 5 लेवल्स में बांटा गया है। लेवल 5 में वे साधारण लोग रहते हैं जो लेवल ई पर हैं। इसे पेरिफेरल लेयर कहा जाता है। इससे ऊपर के लेवल 4 to 1 को इनर लेयर कहा जाता है, जहां केवल वही जा सकते हैं जिनकी रैंक कम से कम डी हो। चेन कल्पना करता है कि वह अभी रैंक ई पर है, सबसे निचले स्तर पर, और अगर उसे ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए तो उसे शहर के मीडियन सेक्टर तक जाना होगा। इसलिए उसे जल्द से जल्द अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी अचानक एक चौक का टुकड़ा उसकी पीठ पर आकर लगता है। वह मुड़कर देखता है। 2 छात्र उसे चिढ़ाते हुए खड़े हैं। जोनस पूछता है, क्या तू हमें मजाक समझ रहा है? लिखित टेस्ट में थोड़ा अच्छा क्या कर लिया? खुद को बड़ा समझने लगा? उसका दोस्त हंसते हुए कहता है, लेवल तो तुम्हारा भी 1 ही है, लेकिन मेरी एक पंच ही काफी है तुम्हें बेहोश करने के लिए। एमसी मन ही मन सोचता है, कूड़ा हर जगह फैला हुआ है। उसी समय टीचर घोषणा करती है कि आज फिजिकल एजुकेशन की क्लास में टेस्ट होगा, इसलिए सबको कपड़े बदलकर यार्ड में आना होगा। कुछ देर बाद सब बाहर आ जाते हैं। चेन वार्म अप करता जाता है और सोचता है कि ऑरिकल डिपार्टमेंट के छात्रों की लगभग पूरी दिन की क्लासेस फिजिकल एजुकेशन की होती है। उसे उनका ट्रेनिंग तरीका काफी दिलचस्प भी लगता है। इसी दौरान एक छात्र उसे पुकारते हुए पास आता है और तुरंत ही आसपास के लोग चिल्लाने लगते हैं कि फिर से लड़ाई होने वाली है, क्योंकि वही परेशान करने वाला समूह एमसी से उलझने आ गया है। कुछ छात्र तो यह भी पूछते हैं कि ये दोनों हर महीने यही नाटक करके थकते नहीं क्या? जेम्स फिर से उकसाते हुए पूछता है, क्लासरूम में हमारे सामने आने में मजा आया था, लिखित टेस्ट में हाई स्कोर करने का फायदा ही क्या है? बैटलफील्ड पर उसका कोई मतलब नहीं। वह आगे कहता है, ऑरिकल की दुनिया में लेवल और स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, और स्ट्रेंथ के मामले में तुम अपने लेवल पर बस एक कचरा हो, है ना? चेन को यह सुनकर हंसी आती है और वह शांत स्वर में पूछता है, अगर तुम्हारी लॉजिक सही है तो तुम खुद भी तो बेकार ही हुए। यह सुनकर जेम्स तमा जाता है और पंच मारने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वह वार करता है, चेन उसकी मुक्का बेहद आसानी से रोक लेता है। दूसरा लड़का गुस्से में पूछता है, नाटक खत्म हुआ? बोलना पूरा कर लिया? जेम्स की हालत खराब होने लगती है। वह अपनी बांह छुड़ा ही नहीं पा रहा। चेन हल्की सी मुस्कान के साथ पूछता है, क्या मैं इस कचरे का मुंह बंद कर दूं? जेम्स पूरे शरीर में कांपते हुए कहता है, ठहरो 1 मिनट। तभी दोनों पर एक भारी दबाव उतरता है। चेन के माथे पर ठंडी पसीना बहने लगता है। यह एक तीव्र दम घोंट देने वाली ऑपरेशन की भावना थी। वह और कोई नहीं, प्रोफेसर जोआ था। वह तेज आवाज में पूछता है,
किसने इजाजत दी मेरी क्लास में समस्या पैदा करने की? वह एमसी को जंकी कहकर ताना देता है और पूछता है, वापस आते ही ट्रबल शुरू कर दिया तुमने? चेन तुरंत अपना भाव बदलता है और शांत स्वर में कहता है, नहीं सर, हम बस फाइट प्रैक्टिस कर रहे थे। और वह जेम्स की बांह छोड़ देता है। शीजोआ ठंडी नजर से देखता है और कहता है, यह पहली वार्निंग है, अगली बार गलती की तो बुरा होगा। फिर वह पूरी क्लास को इकट्ठा करता है और जोर से घोषणा करता है, ध्यान से सुनो, ग्रेजुएशन एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रांसफर टूर्नामेंट उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर जोआ पूरे क्लास को चेतावनी देता है कि अगर वो लोग एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो न सिर्फ स्कूल का नाम रोशन होगा, बल्कि उन्हें प्रेस्टिजियस एकेडमी में जाने का मौका भी मिल सकता है। और इसी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उसने रैंक ए के बिगिनर सप्लीमेंट्स भी तैयार किए हैं। टेस्ट शुरू होता है। एक स्टूडेंट तो 24 रेपिटेशंस पर ही लगभग बेहोश होने वाला था। दूसरा काफी एक्साइटेड है, 50 तक पहुंच जाता है। दूर खड़ा एमसी ये सब देखकर सोचता है, क्या सच में यही ओरेकल का टेस्ट है? मुझे लगा था ये कुछ ज्यादा खास होगा। तभी कोई उसे पुकारता है। वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी। वो कहती है कि उसने कई दिन मिस किए, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसके साथ कुछ हुआ है। फिर वो थोड़ा शर्माते हुए माफी मांगती है कि वो जरूरत से ज्यादा पूछ रही है। लेकिन ग्रेजुएशन के इतने करीब ऐसा गैप होना अजीब था, इसलिए वो क्यूरियस थी। चेन हल्की हंसी के साथ कहता है कि वो ठीक है और उसकी चिंता करने के लिए धन्यवाद भी देता है। लूडियन पूछती है कि क्या वो टीचर का सप्लीमेंट नहीं खरीदेगा। चेन कहता है कि नहीं, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, और अगर वो अकेला ऐसा है जिसने सप्लीमेंट नहीं खरीदा तो इसका मतलब साफ है कि वो क्लास का सबसे गरीब स्टूडेंट है। वो कहती है कि बिना सप्लीमेंट के उसे मुश्किल होगी, लेकिन तभी टीचर उसे आवाज देकर बुला लेता है और वो बात अधूरी रह जाती है। वो बार की तरफ जाती है एग्जाम देने, और प्रोफेसर जोआ गौर करता है कि उसने सप्लीमेंट की 2 बॉटल्स ली हैं, इसलिए वो तुरंत उसे अप्रूव कर देता है। चैन ये सब देखकर समझने लगता है, टीचर तो वही स्टूडेंट्स फेवर कर रहा है जो सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, और अब उसे भरोसा करना होगा कि उसकी स्किल्स ही काफी होंगी, क्योंकि वह गरीब है और सप्लीमेंट्स नहीं खरीद सकता। अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसका नाम भी बुला लिया गया। टीचर नोटिस करता है कि चेन ने कुछ नहीं खरीदा, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है, जैसे वो पहले से ये तय कर चुका हो कि चेन फेल होगा और उसे पूरी क्लास के सामने एक एग्जाम्पल की तरह यूज किया जाएगा। एमसी आयरन बार को देखता है और पाता है कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। जैसे ही चेन अपना हाथ बार पर रखता है, वह अचानक चौंक जाता है। उसे महसूस होता है कि उसका शरीर भारी होता जा रहा है, और जितनी ज्यादा ताकत वो लगाता है, बार उतनी ही भारी होती जाती है। वो समझने की कोशिश करता है कि क्या ये उसकी कलाई पर लगे क्रिस्टल की वजह से है। फिर उसे पता चलता है कि बार का वजन एक लिमिट तक बढ़ता है और उसकी करंट स्ट्रेंथ इस वेट को संभाल सकती है। ये समझते ही वो तुरंत एक्सरसाइज शुरू कर देता है। वेट 20 की रियाव से बढ़कर 100 की रियाव तक चला जाता है, लेकिन चेन बिना रुके करता रहता है। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। क्या एमसी ने सच में 100 रेप्स कर दिए? पहले तो ये 30 भी नहीं कर पाता था, और अब तो ये रैंकिंग में 2nd पोजीशन पर पहुंच गया है। चेन एक्सरसाइज खत्म करता है और उसी पल कई स्टूडेंट्स उसके पास भागकर आते हैं। सब कहते हैं कि वो अनबिलीवेबल है। इस स्कोर के साथ तो वो एलीट क्लास में भी जा सकता है। कुछ पूछते हैं कि वो 2nd रैंक पर कब पहुंचा और क्या उसने ढेर सारे सप्लीमेंट्स लिए हैं। दूर से खड़ा टीचर सब देख रहा था। वो सोचता है कि क्या चेन ने स्टेरॉइड्स लिए हैं, क्योंकि उसका फिजिक कुछ दिनों में ही बहुत इंप्रूव हो गया है। लेकिन फिर वो खुद मानता है कि स्टेरॉइड्स इतने महंगे होते हैं कि चेन जैसा स्टूडेंट उन्हें खरीद ही नहीं सकता। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि चेन कुछ ही दिनों में 2nd रैंक तक कैसे पहुंच गया। और सबसे बड़ी चिंता यह थी, अगर लोगों को पता चल गया कि चेन सप्लीमेंट्स लिए बिना इतना स्ट्रांग बन गया, तो उसके सप्लीमेंट्स की सेल्स खत्म हो जाएंगी। ये सोचकर उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। वो तय करता है कि वो चेन को एक जरूरी लेसन सिखाएगा ताकि उसकी सेल्स पर असर न पड़े। इसके बाद सीन बदलता है। प्रिंसिपल के ऑफिस में वह फोन पर बात कर रहा है। वह कहता है कि उनकी स्कूल के पास न कोई सपोर्ट है, न कोई स्पॉन्सरशिप। ऐसी जगह से 3rd रैंक का स्टूडेंट तैयार करना लगभग नामुमकिन है। इसी वजह से वो किसी तरह डील करने की कोशिश करता है,
लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिलती। प्रिंसिपल फोन रखकर गहरी सांस लेता है। वह परेशान है। एलीट क्लास का इक्विपमेंट बहुत महंगा है और स्कूल के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो किसी सेकंड रैंक स्टूडेंट को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। वह अपने सीनियर की फोटो को देखता है और फुसफुसाता है, अब क्या करूं? अगर इसी तरह चलता रहा तो एकेडमी तो दिवालिया हो जाएगी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। टीचर जोआ अंदर आने की अनुमति मांगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, जोआ स्टूडेंट्स की ग्रेड्स प्रिंसिपल को देता है और कहता है कि क्लास का परफॉर्मेंस शानदार था। उसे भरोसा है कि यही लोग आगे चलकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑरेकल्स बनेंगे। लेकिन प्रिंसिपल जब ग्रेड्स पढ़ता है तो उसका चेहरा लटक जाता है। उसे कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं दिखता। सबके सब फर्स्ट रैंक पर ही अटके हुए हैं। ऐसे लोग बैटलफील्ड पर भेजने लायक नहीं होते। फिर जोआ धीरे से कहता है, सर, कैंडिडेट्स में एक एक्सेप्शन है जो स्केड्यूल की रिक्वायरमेंट को मैच करता है। उसका नाम है चेन। यह सुनते ही एमसी को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया जाता है। चेन अंदर आने से पहले घबराता है। वह सोचता है, कहते हैं डायरेक्टर का स्वभाव बहुत सख्त है। उनके कमरे में बुलाया जाना अच्छा संकेत नहीं है। जैसे ही वह डोर नॉब पकड़ने की कोशिश करता है, डोर से एक अजीब सी ऑरा निकलती है। चेन डर जाता है। ये क्या है? बुक भी चौंक जाता है। अंततः ये दिखाई दिया, ये वही विश है जो उस खास कंडीशन में एक्टिवेट होती है जिसका मैंने उस दिन जिक्र किया था। चेन समझने की कोशिश करता है। तभी अंदर से डायरेक्टर की आवाज आती है, अंदर आओ। चेन तुरंत कमरे में प्रवेश करता है और पूछता है कि उसे क्यों बुलाया गया। डायरेक्टर उसके फाइल पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हारी फिजिक अच्छी है, लगभग सेकंड रैंक के बराबर। लेकिन समस्या ये है, तुम्हारी एब्सेंसेस, टीचर्स के प्रति डिसरिस्पेक्ट और फाइट्स, ये सब देखने में लगता है जैसे तुम हॉट टेम्पर्ड हो। फिर वह गंभीर होकर कहता है, लेकिन यह सब इरेलेवेंट है, क्योंकि एक ऑरेकल के लिए इन सब से भी इंपॉर्टेंट चीज होती है। डायरेक्टर साफ कर देता है कि वह मनी की बात कर रहा है और इसी वजह से वह चेन को आखिरी बार चेतावनी देता है कि उसे यह रास्ता छोड़ देना चाहिए। एमसी घबरा जाता है। उसे समझ आ चुका है कि एडवांस्ड स्टेज ऑरेकल को तैयार करने का खर्चा बेहद ज्यादा होता है। टीचर भी यह बात कंफर्म करता है। साथ ही यह भी कहता है कि चेन के घर की हालत पहले से ही खराब है, इसीलिए वह सोचता है कि खर्चा कम करना ही बेहतर होगा। स्कूल भी संकट में है। उन्हें खुद नहीं पता कि यह एकेडमी आगे चल भी पाएगी या नहीं। ऐसे में किसी अच्छे स्टूडेंट को एलीट क्लास में डालना उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि रिसोर्सेज उन्हें उन स्टूडेंट्स पर लगाना है जिनमें सच्ची पोटेंशियल है। और ऊपर से लेवल 3 स्टूडेंट होने के बावजूद रिजल्ट पक्का नहीं है। इसलिए डायरेक्टर कहता है कि चेन को अगले दिन स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं और पूछता है कि उसे इस बारे में क्या लगता है। चेन कुछ पल चुप रहता है, सब कुछ समझने की कोशिश करता है। तभी इविल गॉड अचानक बोल पड़ता है, टारगेट मिल गया है, तुम उसे लेना होगा। चेन हैरान, क्या मजाक है ये? मैं तो खुद खड़ा भी मुश्किल से हूं और तुम खुद क्यों नहीं लेते? इविल गॉड शांत स्वर में जवाब देता है, अगर मैं खुद ले सकता तो अब तक ले चुका होता। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, मैं केवल वही प्राप्त कर सकता हूं जो पूरी तरह से तुम्हारा हो। इसलिए उस क्रिस्टल को हासिल करने का तरीका तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। चेन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि अपना कर्ज चुकाने के लिए उसे सेंट्रल जोन में प्रवेश करना होगा, जहां जाने के लिए रैंक डी और ऑरेकल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दोनों चाहिए। और यह शहर में मौजूद एकमात्र हाई स्कूल है। अगर वह निकाला गया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म। वह गहरी सांस लेता है। उसे किसी भी कीमत पर कोई समाधान ढूंढना होगा। उसे याद आता है कि एलीट एकेडमी की स्थापना से अब तक कोई भी स्टूडेंट लेवल 2 से आगे नहीं गया। मतलब उनके लिए लेवल 2 से ऊपर का कोई भी स्टूडेंट बहुत कीमती होता है। चेन अपनी किताब को बुलाता है और कहता है कि उसे अब तक विश पूरी करने का रिवॉर्ड नहीं मिला, तो क्या वह खुद अपना रिवॉर्ड चुन सकता है? बुक कुछ देर सोचता है और कहता है कि शायद हाँ, ये पॉसिबल है। एमसी आत्मविश्वास से जवाब देता है कि उसका रिवॉर्ड सिर्फ एक है, पावर बोरो करना। इविल गॉड तुरंत मना करता है। वह कहता है कि उसका शरीर इतनी पावर झेल नहीं पाएगा और पिछली बार वो सिर्फ किस्मत से जिंदा बचा था।
इसलिए वह एमसी को कोई और प्लान चुनने को कहता है, लेकिन एमसी साफ कह देता है कि वो एक्सपेल्ड होने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता, और अगर उसे निकाल दिया गया तो उसे नहीं पता अगली बार सेंट्रल सिटी पहुंचने का मौका कब मिलेगा। इसलिए वो ईविल गॉड से कहता है, बस इस बार ट्रस्ट कर लो। बुक उसकी ये कॉन्फिडेंस महसूस करता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट की पावर बाहर निकलती है और साथ में ये वार्निंग भी, अब से तुम बिल्कुल अकेले हो, सारी कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारी होंगी। एमसी बिना सोचे समझे रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लेता है। उसी समय प्रिंसिपल पूछता है कि क्या उसे कुछ और कहना है। एमसी कहता है कि वह एक बार फिर टेस्ट देना चाहता है ताकि उसी के आधार पर उसका फाइनल स्टेटस तय हो सके। प्रिंसिपल उसका हाथ पकड़कर उसे टेस्ट करता है और शॉक हो जाता है। एमसी का लेवल अब लेवल 2 है, जो रिपोर्ट से ज्यादा है, लेकिन फिर भी काफी नहीं। प्रिंसिपल इसे शेम कहता है। एमसी आंखें बंद करता है। उसे पता है कि यह उसकी वन एंड ओनली चांस है। वह फैसला करता है कि इस बार वह अपने अंदर की मैक्सिमम पावर इस्तेमाल करेगा। अगले ही पल उसकी बॉडी में एनर्जी फटने लगती है। प्रिंसिपल स्टंड खड़ा रह जाता है। उसके सामने एक स्टूडेंट खड़ा है जो इनसेन पावर से ओवरफ्लो कर रहा है। बुक भी हैरान है। उसे उम्मीद नहीं थी कि एमसी की एक्सप्लोजन पावर उसकी दी हुई बोरोड पावर से भी ज्यादा निकल जाएगी। हुई डिसबिलीफ में एमसी को देखता है और समझता है कि चेन अब लेवल 4 तक पहुंच चुका है। रिजल्ट पूछने पर प्रिंसिपल खुद को रोक नहीं पाता और चिल्लाकर कहता है, कृपया हमारी स्कूल को रीजनल एक्सचेंज टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करो। एमसी इस अजीब सी रिक्वेस्ट से परेशान हो जाता है। वह पूछता है, आप लोग सच में एजुकेशन डिपार्टमेंट को इंप्रेस करने के लिए एक लेवल 4 को टूर्नामेंट में भेजना चाहते हैं? हुएरी बिना झिझक के हां कह देता है। वह समझाता है कि लेवल 4 क्लासिफिकेशन में कंपीट करना हर ऑरेकल स्कूल के लिए सबसे बड़ा सम्मान है और उनकी स्कूल कई सालों से लास्ट प्लेस पर है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अच्छे रिजल्ट्स दिखाने की जरूरत है। वह यह भी मान लेता है कि इसी वजह से वो अपने सारे रिसोर्सेज सिर्फ प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स पर खर्च कर रहे हैं और एमसी को गलत जज करने के लिए माफी भी मांगता है। एमसी शांत स्वर में कहता है कि उसे कोई समस्या नहीं है, वह सब समझता है। डायरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है कि उसे यह जानकर खुशी हुई। अपॉलॉजी के रूप में वह कहता है, उसकी ट्यूशन पूरी तरह माफ होगी। एलीट क्लास में ट्रांसफर होते ही उसे वीकली सप्लाईज मिलेंगी और अगर उसे कुछ और चाहिए तो स्कूल उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। फिर डायरेक्टर थोड़ा गंभीर होता है और कहता है कि एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट कहीं भी वेलकम होता है, लेकिन मैं सच में चाहता हूं कि तुम हमारी स्कूल को टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करने पर विचार करो। सच बताऊं तो हमारी स्कूल का फ्यूचर तुम्हारे एक फैसले पर निर्भर हो सकता है। एमसी सोच में पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि टूर्नामेंट स्कूल के लिए कितना बड़ा है, तभी वे इतनी बड़ी ऑफर्स दे रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाते हुए एमसी कहता है, अगर ऐसा है तो मैं एक चीज मांगना चाहता हूं, वो ब्लैक क्रिस्टल जो आपकी शेल्फ पर रखा है। हुई मुड़कर क्रिस्टल को देखता है और कहता है, यह ब्लैक स्टार क्रिस्टल है। इसे पिछले डायरेक्टर ने छोड़ा था। इसका प्रैक्टिकल यूज तो कुछ नहीं, लेकिन यह हमारी स्कूल की स्पिरिट का सिंबल है। फिर वह धीमे से जोड़ता है, लेकिन अगर स्कूल ही एग्जिस्ट करना बंद कर दे तो फिर इसका सिंबल रहना भी बेकार है। डायरेक्टर धीमे स्वर में कहता है कि अगर स्कूल ही खत्म हो जाए तो उस स्पिरिट का भी कोई मतलब नहीं बचेगा। इसलिए अगर ब्लैक क्रिस्टल देकर स्कूल बच सकता है तो उसे देने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। चेन उसे आश्वासन देता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक्सचेंज टूर्नामेंट में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। डायरेक्टर खुश होकर कहता है कि फिर सब तय हो गया, लेकिन फिर वह थोड़ा हंसते हुए स्वीकार करता है कि वह एक बात को लेकर बहुत क्यूरियस है। आखिर एक स्टूडेंट की पावर इतनी अचानक कैसे बढ़ गई? चेन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि वह सीक्रेट ट्रेनिंग कर रहा था और उसके पास एक स्पेशल ट्रेनिंग मेथड है, इसलिए वह चाहता है कि उसका लेवल फिलहाल सीक्रेट रखा जाए। हुई सिर हिलाकर कहता है कि यह बात बिल्कुल समझ में आती है। कई ऑरिकल्स अपने असली लेवल्स छुपाना सीखते हैं ताकि कॉम्बैट में दुश्मन को कंफ्यूज कर सकें। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी कम उम्र में चेन इतना टैक्टिकल सोच पाएगा। तभी डायरेक्टर के बुलाने पर एक फीमेल स्टूडेंट कमरे में प्रवेश करती है। डायरेक्टर उसे निर्देश देता है कि वह तुरंत चेन को एलीट क्लास में ले जाए। वह ठीक है कहती है और दोनों स्कूल के गलियारों से होकर आगे बढ़ते हैं। इसी बीच
टीचर भागते हुए आता है और एमसी पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि उसने डायरेक्टर से बहुत विनती की थी कि वह अपना फैसला बदल दे, क्योंकि एवरेज ग्रेड्स वाले स्टूडेंट्स भी सीखने का हक रखते हैं। वह एमसी से कहता है कि तुम्हें छोड़ देने के बाद भी डेडिकेटेड रहना। एमसी हैरान रह जाता है। फीमेल स्टूडेंट भी समझ नहीं पाती और तुरंत बताती है, चेन को अबैंडन नहीं किया गया, उसे एलीट क्लास में ट्रांसफर किया गया है। डायरेक्टर खुद उसे बुला रहे हैं और वो तो काफी नाराज भी लग रहे थे। जोआ ये सुनकर ठिठक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने एमसी से पंगा लेकर खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। इसके बाद रात हो चुकी है। चेन अपने बिस्तर पर लेटा हुआ राहत की सांस लेता है। सिर्फ 3 महीनों में लेवल 2 से लेवल 4 तक पहुंचना, ये ऐसी चीज है जो रिच जीनियसेस भी ढेर सारा पैसा खर्च करके मुश्किल से कर पाते हैं। वह अपने मास्टर से पूछता है, क्या कोई तरीका है जिससे मैं अकेले ही लेवल 1 झटके में बढ़ा सकूं? ईविल गॉड तुरंत जवाब देता है, ऑब्वियसली नहीं। अगर तुम्हें मेरी और मदद चाहिए तो पहले विश पूरा करो। ये रिवॉर्ड तुमने ही चुना था और ये बोरोड पावर ज्यादा दिन तक लोगों को डिसीव नहीं कर पाएगी। एमसी कहता है कि उसे सब समझ है। वह इतना बेवकूफ नहीं कि सोच ले कि वह टूर्नामेंट सिर्फ बोरोड पावर पर जीत लेगा। मोबाइल में बिल्स चेक करते हुए वह कहता है कि कम से कम एक्सपल्शन से बच गया, फ्री सप्लाईज मिल गईं और अब लेवल भी बढ़ पाएगा। लेकिन इनकमिंग बिल्स देखकर समझ जाता है कि पैसा कमाने का तरीका जल्दी ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वह स्कूल पहुंचा और उसे कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसकी नई स्टडी जगह किसी अबैंडन्ड फैक्ट्री जैसी दिख रही थी। वह समझ ही नहीं पाया कि क्या चल रहा है। तभी कोई उसका नाम पुकारता है। चेन मुड़कर देखता है, कोई हाथ हिलाकर उसे बुला रहा है। वह दोनों एडवांस्ड क्लास की तरफ जाते हैं और वह आदमी अपना परिचय देता है। माई नेम इज जांग, आई एम द टीचर ऑफ द एडवांस्ड क्लास। एमसी हैरान रह जाता है। उसे लगा था एडवांस्ड क्लास के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन जांग तो एकदम कैजुअल निकला। चेन पूछता है कि क्या यहां और टीचर भी हैं। जांग बताता है, एडवांस्ड क्लास में 3 एकेडमिक टीचर्स हैं, लेकिन कॉम्बैट ट्रेनिंग सिर्फ मैं संभालता हूं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एनरोलमेंट घट गई है और बहुत कम लोग एडवांस्ड क्लास तक पहुंचते हैं। इसका मतलब साफ था, उन्होंने एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं रखा। चेन समझ जाता है कि स्कूल सच में खराब फेज से गुजर रहा है और अब उसे डायरेक्टर की बेचैनी और भी अच्छे से समझ आने लगती है। दोनों आगे बढ़ते हैं और जांग कहता है, प्रॉमिस है यह जगह तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। और फिर वह उसे ऑफिशियली एडवांस्ड क्लास दिखाता है। अंदर पहुंचते ही एमसी दंग रह जाता है, क्योंकि ये फैसिलिटीज तो नॉर्मल रूम जैसी बिल्कुल नहीं थीं, बल्कि एक प्रीमियम जिम की तरह थीं। स्टूडेंट्स भी काफी मोटिवेटेड लगे, पर तभी उसे एक चीज महसूस होती है, पूरी जगह में एक अजीब सी टेंशन थी। जैंग सबको इकट्ठा करता है और कहता है, ये है चेन, हमारा नया एकेडमी मेंबर। एक्सचेंज टूर्नामेंट की तैयारी के लिए सब लोग मेहनत करो। एमसी मुस्कुराकर बस इतना कहता है, मैं आप सबसे सीखने के लिए एक्साइटेड हूं। लेकिन तभी एक स्टूडेंट बोल पड़ता है, मुझे इस बंदे की स्ट्रेंथ पर डाउट है। सच बोलो, तुमने जरूर किसी से सेटिंग करवाई है यहां आने के लिए। तुम एडवांस्ड क्लास को नीचे गिरा दोगे। जांग गुस्से से चिल्लाता है, ऐसा मत बोलो, चेन ने अपनी स्ट्रेंथ से ही जगह बनाई है। उसका जवाब खत्म भी नहीं हुआ था कि वह स्टूडेंट आगे बढ़कर कहता है, अगर इतनी शक्ति है तो दिखाओ। आई फॉर्मली चैलेंज यू टू अ ड्यूअल। सारे स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि फॉर्मल चैलेंज सदियों से नहीं हुआ था। नॉर्मल ट्रेनिंग से अलग फॉर्मल चैलेंज में दोनों की प्राइड दांव पर होती है, और जो हारता है उसे विनर का हर आदेश मानना पड़ता है, बिना किसी कंप्लेंट के। सब यही सोच रहे थे, एकेडमी का सबसे मजबूत स्टूडेंट एक न्यूकमर को इतनी एग्रेसिवली क्यों इंटिमिडेट कर रहा है। एक स्टूडेंट जो वेट्स उठा रहा था पूछता है, क्या हो रहा है? पास खड़ी एक लड़की जवाब देती है, लगता है कोई ट्रांसफर्ड न्यूकमर लड़ाई करने वाला है। टीचर तुरंत कहता है, वरी मत करो, फॉर्मल चैलेंज तभी शुरू होता है जब दोनों तरफ की सहमति हो। लेकिन चेन बिना एक सेकंड सोचे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वह काल्मली कहता है, अगर यह फ्रेंडली मैच है जिसमें लीथल फोर्स नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे लगता है कि टूर्नामेंट से पहले अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का यह अच्छा मौका है। उधर डायरेक्टर के ऑफिस में एक टीचर घबराकर कॉल करता है, सर, चेन ऑलरेडी किसी से लड़ रहा है। फिर तुरंत क्लैरिफाई करता है,
असल में फॉर्मल चैलेंज WHA ने दिया था और चेन ने एक्सेप्ट कर लिया। एडवांस्ड क्लास के स्टूडेंट्स तो और जोश में। सब WHA को इनकरेज कर रहे थे कि नए बच्चे को सबक सिखाओ। डायरेक्टर यह सुनकर सोच में पड़ जाता है। क्या चेन खुद कोई टेस्ट कर रहा है? आखिर वो पावर कंसीलमेंट भी ट्रेन कर रहा था। वह तुरंत ऑर्डर देता है, अरीना तैयार करो, मैं चैलेंज ऑथराइज करता हूं। सब तैयार होते हैं। चेन और WHA आमने सामने खड़े होते हैं। टीचर रूल्स समझाने लगता है, क्योंकि चेन की पहली बार फॉर्मल फाइट है। वह कहता है, रूल्स रीजनल टूर्नामेंट जैसे होंगे। अरीना में सिर्फ 2 कॉम्बैटेंट्स होंगे। कोई इंटरफियर करेगा तो तुरंत एक्सपेल किया जाएगा और दोनों का सेम स्टार लेवल होना जरूरी है। WHA क्यूब देखकर पूछता है, क्या यह भी E रैंक लेवल 2 है? क्योंकि क्यूब तो यही दिखा रहा है। टीचर आगे समझाता है, लीथल फोर्स नहीं चलेगी। फाइट खत्म होगी अगर क्लीन फेशियल स्ट्राइक लग जाए या कोई वर्बली सरेंडर कर दे। सब बातें क्लियर होते ही वह बोलता है, मैच बिगिन। WHA शुरुआत से ही अग्रेसिव था। वह लाइटनिंग स्पीड में चेन की तरफ झपटकर उसकी नेक पकड़ने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि वह लड़ाई तुरंत खत्म कर देगा, लेकिन यह बेकार था। चेन ने उसके हर मूव को पढ़ लिया था और अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया। अगले ही पल WHA फायर हेयर्ड लड़का गुस्से में लगातार और भी पंचेज मारता है, पर हर अटैक मिस हो जाता है। चेन हिलता भी नहीं, बस काम कंट्रोल में, मानो सामने वाला उसे छू भी ना सकता हो। वो और भी ज्यादा गुस्से में आकर हमला करता है, लेकिन चेन हर एक स्ट्राइक को बिल्कुल आसानी से डॉज कर देता है। इससे वो और चिढ़ जाता है। इस बार वो एक पावरफुल किक मारता है। चेन डॉज करता है, लेकिन हवा में ही वो अपनी किक की डायरेक्शन बदल देता है, सीधा चेन के सिर पर निशाना लगाते हुए। किक लगती है, लेकिन चेन अपनी आर्म उठाकर उसे ब्लॉक कर लेता है। बिफोर ही कैन रिएक्ट, चेन हल्का सा झुकता है, एक हाथ जमीन पर टिकाता है और घूमकर उसके नेक पर एक साफ किक पहुंचाता है। क्लास का सबसे ताकतवर लड़का वहीं रुक जाता है। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह नया लड़का मार्शल आर्ट्स भी जानता होगा। वो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। जब तक मेरे फेस पर हिट नहीं लगती, मैं जीत सकता हूं, वो खुद से कहता है। लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, चेन की फिस्ट उसके सामने होती है। एकदम सीधी पंच उसके फेस पर, क्लीन, प्रिसाइज, अनस्टॉपेबल। चेन अपना हाथ पीछे खींचते हुए शांत आवाज में कहता है, फेस पर क्लीन हिट का मतलब विक्ट्री। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाता है। टीचर तुरंत अनाउंस करता है, द विनर ऑफ द फॉर्मल चैलेंज, चेन। सबसे ताकतवर स्टूडेंट अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो हार कैसे गया। बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक में थे। एक रुकी ने एकेडमी के टॉप फाइटर को हरा दिया था। चेन बस चारों तरफ देखता है और कहता है, तो कोई और कंप्लेंट या सब खत्म? टीचर अभी भी स्टन्ड था। वो जानता था कि हारने वाला लड़का प्रोफेशनली ट्रेंड था, लेकिन चेन, जिसने कोई फॉर्मल टेक्निक नहीं सीखी थी, सिर्फ अपनी फिजिकल एबिलिटी और रिएक्शन स्पीड से जीत गया। उसी वक्त पीछे से एक आवाज आती है, एक्सेप्शनल, ट्रूली एक्सेप्शनल। डायरेक्टर था। वो लड़ाई की तारीफ करता है और चेन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। पूरा क्लास ऑ में देखता रह जाता है जबकि दोनों हॉल से बाहर जाते हैं। वहीं कोने में खड़ा ब्लॉन्ड लड़का बस एक ही बात सोच रहा था, चेन को अपने टीम में लाना होगा, किसी भी कीमत पर। डायरेक्टर चलते चलते पूछता है, तो एलीट क्लास में अब तक एडजस्ट हो रहे हो? चेन हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, हां, सब ठीक है, बस मेरे क्लासमेट्स थोड़ा ज्यादा इंथुजियास्टिक हैं। होई सिर हिलाते हुए कहता है कि ये नॉर्मल है। जब लोग किसी स्ट्रांग व्यक्ति को देखते हैं तो हैरान तो होते ही हैं। वो चेन को सिर्फ एक बात कहता है, ट्रेनिंग पर ध्यान दो और तुम्हें जो भी चाहिए बस बताना। MC हैरान रह जाता है। डायरेक्टर उस पर इतने जल्दी ट्रस्ट कर रहा है, ये सोचकर उसे थोड़ी शर्म भी आती है। थोड़ी झिझक के साथ वो पूछता है, क्या स्टूडेंट्स के लिए क्विक मनी कमाने का कोई तरीका है? डायरेक्टर उसका सवाल सुनकर चौंक जाता है। वो गंभीर होकर कहता है, इस उम्र में तुम्हें पैसों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ट्रेनिंग पर ध्यान दो, बाद में तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। और मुझे पता है तुम्हारा परिवार मुश्किलों से गुजर रहा है, स्कूल कुछ खर्चा कवर भी कर सकता है। चेन हल्का सा मुस्कुराता है।
वो सोचता है कि उसने ये सवाल इम्पल्सिवली पूछ लिया था, इसलिए वो जवाब देता है कि सब ठीक है और मन ही मन तय करता है कि उसे खुद ही कोई तरीका ढूंढना होगा पैसे कमाने का। एकेडमी लौटते हुए वो लगातार सोचता जाता है। स्टूडेंट लोन्स पर स्कूल की सख्त नजर रहती है। अगर पकड़ा गया तो बड़ी सजा है, तो ये रास्ता नहीं चलेगा, लेकिन पैसे कहां से आएंगे? इसी उधेड़बुन में होता है कि कोई उसे पुकारता है। वो मुड़ता है। जरूरी था। वो हंसते हुए कहता है, तुम्हारी फाइट अमेजिंग थी, डायरेक्टर तक का ध्यान खींच लिया। एमसी भौंचक्का रह जाता है और पूछता है, और तुम हो कौन? तभी जिया आती है और कहती है, सॉरी, ये हमेशा से ऐसा ही वियर्ड रहा है। फिर वो समझाती है, रजिस्ट्रेशंस के हिसाब से हम तुम्हारे सीनियर्स हैं, तो अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, फील फ्री। एमसी को समझ नहीं आता कि क्या बोले। वो बस छोटे से थैंक यू में बात खत्म कर देता है। जरूरी उत्साह से कहता है, अब हम तीनों की एक टीम है और टीम लीडर होने के नाते मैं इंश्योर करूंगा कि तुम बिल्कुल ठीक रहो। एमसी और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। उसे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो ब्लॉन्ड लड़का पूछता है, क्या तुम लोअर क्लास से ट्रांसफर होकर आए हो? और वो कॉम्बैट टेक्निक सीखी कहां से? चेन उलझन में कहता है कि उसे समझ नहीं आया वो कॉम्बैट टेक्निक वाली बात से क्या मतलब निकाल रहे हैं। यरुई हैरान होकर पूछता है, तुम्हें पता भी नहीं कि कॉम्बैट टेक्निक होती क्या है, तो फिर वेनहाओ को हराने वाला मूव तुमने किया कैसे? चेन हल्का सा मुस्कुराता है और काल्मली कहता है, रिफ्लेक्स था, बस यूं ही चल गया। दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता, इतना ब्रूटल ब्लो, सिर्फ रिफ्लेक्स। और कहते हैं कि अगर वेनहाओ को यह बात पता चल गई तो वो तो गुस्से से फट पड़ेगा। इससे पहले कि बात बिगड़े वो लड़की समझाने लगती है, कॉम्बैट टेक्निक्स वो पावरफुल मूव्स होते हैं जो सिर्फ हाई लेवल लोग सीख सकते हैं, स्क्रोल्स या मेमोरी स्टोन्स की मदद से। हर टेक्निक का इफेक्ट अलग होता है और ये हर फाइटर के फाइटिंग स्टाइल पर भी डिपेंड करती है। जावी भी तुरंत बात पकड़कर जोड़ता है, वेनहाओ ने जो मूव इस्तेमाल किया था उसे हुक विन किक कहते हैं, रैंक डी कॉम्बैट टेक्निक। एमसी यह सुनकर चौंक जाता है। उसे याद आता है कि वो किक कितनी स्ट्रांग थी। वो उसे ब्लॉक भी नहीं कर पाया था। इसीलिए वो पूछ बैठता है, कॉम्बैट टेक्निक्स क्या बहुत रेयर होती हैं? ब्लॉन्ड लड़का जवाब देता है, उनके रैंक्स होते हैं। रैंक जितना ऊंचा, टेक्निक उतनी रेयर। स्कूल बेसिक टेक्निक्स तो सिखा देती है, लेकिन पावरफुल टेक्निक्स चाहिए तो या तो खरीदनी पड़ेंगी या कोई शेयर करे। और एक बेसिक डी रैंक टेक्निक की कीमत करीब 500,000। चेन सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। इतना पैसा कितने महीनों में जुटेगा उसे अंदाजा भी नहीं। जॉवी अचानक एक्साइटेड होकर कहता है, वैसे मेरे पास एक टेक्निक है, ट्रेनिंग के दौरान मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा। और शावा भी कहती है कि उसके पास भी एक है। चेन दंग रह जाता है। ये दोनों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 500,000 उनके लिए छोटी मोटी रकम हो, यानी दोनों अमीर घरानों के लगते हैं। यहीं उसे एक आइडिया आता है, अगर ये दोनों रिच फैमिलीज से हैं तो शायद पैसे कमाने के तरीकों के बारे में अच्छी जानकारी हो। इसलिए वो पूछता है, कोई क्विक तरीका है पैसे कमाने का? मतलब मान लो किसी को टेक्निक खरीदनी है लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं। जॉवी मजाक में पूछता है, कोई भी तरीका चलेगा, जैसे बैंक लूटना? चेन तुरंत जवाब देता है, नहीं, वो अलाउड नहीं है। ब्लॉन्ड लड़का गहरी सोच में पड़ जाता है। अनलिमिटेड तरीका हो पैसे कमाने का तो सिर्फ एक जगह बचती है, मिरेकल जोन ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट की। इतने में शाओआ सीधे उसके सिर पर घूंसा मारती है, पागल हो क्या? ऐसी बातें मत बोला करो। अगर किसी टीचर ने सुन लिया तो सीधा फटकार पड़ेगी। एमसी को जिज्ञासा होती है, ये ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट का मिरेकल जोन क्या है? ब्लॉन्ड मुस्कुराता है, अरे मजाक कर रहा था, सुना है वहां कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्कूल ने सख्त मना किया है। अगर कोई स्टूडेंट पकड़ा गया तो सीधे एक्सपेल्ड, बिना डिस्कशन। फिर वो पूछता है, तुम्हें कॉम्बैट टेक्निक के लिए कितना पैसा चाहिए? एमसी काल्मली कहता है, करीब 300,000। दोनों के होश उड़ जाते हैं। इतना? तुरंत अपने बैलेंस चेक करते हैं, लेकिन दोनों के पास उतना पैसा बिल्कुल नहीं। चेन वहीं खड़ा सोचने लगता है, डेस्परेट टाइम्स, डेस्परेट मेजर्स, और तय करता है कि आज स्कूल से निकलकर वो ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट जरूर जाएगा। रात में ब्लैक वाटर रोड। एमसी मैप्स देखकर लोकेशन पर पहुंचता है।
उसे हैरानी होती है, जगह उसके घर से ज्यादा दूर नहीं, कार से कुछ ही मिनट लगे। वो अपना यूनिफॉर्म भी बदल लेता है ताकि कोई पहचान न सके। फिर मास्टर से पूछता है, आपको क्या लगता है यहां क्या मिलेगा? पर वो चौंक जाता है। इविल गॉड की किताब बिल्कुल भी प्रकट नहीं होती। कोई जवाब, कुछ नहीं। चेन सोचता है कि आउटर जोन्स में हाई लेवल इनवॉइस कम होते हैं, इसलिए वह अकेले संभाल सकता है। जगह पूरी तरह सुनसान, पुराने खंडहरों जैसा। अचानक उसे फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। किसी की मौजूदगी साफ महसूस होती है। एक दरवाजे के अंदर से हल्की सी रोशनी दिखती है। वो तुरंत समझ जाता है कि यहां कुछ न कुछ सीक्रेट जरूर छुपा है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, पीछे कुछ शैडोवी लोगों की पूरी टुकड़ी सड़े हुए चेहरे लेकर उसे घूरने लगती है। चेन नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां उतरता है और तभी वो दंग रह जाता है। ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट का मिरेकल जोन वाकई मिरेकल है, क्योंकि नीचे एक पूरा छुपा हुआ सीक्रेट सिटी बसा है। चेन नीचे उतरते ही देखता है गंदी तंग गलियां, लोग खुलेआम इलीगल डील्स कर रहे हैं, हर जगह अपराधियों की भीड़। यह सब देखकर उसे समझ आता है कि स्कूल इस जगह का नाम लेना भी क्यों मना करता है। लॉलेस जोन, जहां पैसे किसी भी तरीके से बन सकते हैं। चेन सोचता है, अगर किस्मत साथ दे गई तो शायद डेडलाइन से पहले ही पैसे मिल जाए। वह आंखें बंद करके पीछे मुड़कर पूछता है, कितनी देर तक पीछा करोगे? अंधेरे से एक आदमी अपने गुंडों के साथ निकलता है। मैं तो प्लान कर रहा था कि मौका मिले तो तुझे क्वाइटली दबोच लूं, लेकिन अब तूने देख लिया तो अब थोड़ा अग्रेसिव तरीका अपनाना पड़ेगा। चेन पूछता है, मुझे हराने की क्या जरूरत है? वो हंसते हुए जवाब देता है, मैं तेरी तरह के बहुत से चालाक मास्क पहनने वाले ब्रैट्स देख चुका हूं। तेरे जैसे को उठाकर ले जाना और रैंसम में मोटा पैसा लेना, ये तो जैकपॉट है। चेन हंस देता है, मेरे रैंसम के लिए कौन पैसा देगा? वो पास आता है, चेन के गाल पर हल्की थपथपाहट देता है। तू पावरफुल ओरेकल दिखता है, इसलिए पोलाइटली साथ चल। चेन धीरे से कहता है, रूड हो तुम। और उसी पल वो आदमी के सिर पर ऐसा थप्पड़ मारता है कि वो गड्ढे में जा गिरता है। गुंडे डर के मारे चाकू निकाल लेते हैं और पूरी ताकत से हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन अचानक दो बड़े क्रेट्स हवा में उड़कर सीधे उन दोनों के सिर पर गिरते हैं। चेन हैरान रह जाता है, ये हुआ क्या? अगले ही सेकंड एक लड़की उसके सामने प्रकट होती है, उसका हाथ पकड़ती है। कम विद मी। दोनों दौड़ते हुए एक सुरक्षित जगह पहुंचते हैं। चेन सांस लेकर कहता है, थैंक्स फॉर सेविंग मी। मैं तो इन्हें पकड़कर सवाल पूछने वाला था। लड़की उसे देखती है, क्या तुम चेन हो? चेन चौंक जाता है, तुम मुझे जानती हो? वो थोड़ा शर्मिंदा होकर कहती है, न नहीं, मैंने तो बस तुम्हारी कॉलर देखी, उस पर तुम्हारा नाम लिखा है। चेन शॉक्ड, वो सच में भूल गया था कि कॉलर पर उसका नाम है। ओह, थैंक्स फॉर टेलिंग। लड़की राहत की सांस लेती है। मैंने लगभग अपनी डिस्गाइज बिगाड़ दी थी। फिर गंभीर होकर कहती है, ब्लैक वाटर डिस्ट्रिक्ट डेंजरस है, कृपया इस जगह की कोई जानकारी बाहर मत देना। चाहो तो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूं। चेन सिर हिलाकर साफ मना कर देता है, थैंक्स, लेकिन मुझे यहां अर्जेंट काम है। लड़की उसकी आंखों में देखती है, पर चेन बिना रुके आगे बढ़ जाता है। वो उसे जाते हुए देखती रहती है। दिमाग उलझन से भर जाता है। सालों हो गए उसे देखे हुए। क्या सच में वो मुझे भूल गया, या दिखावा कर रहा था? वो सोचती है, और अगर वो स्टूडेंट है तो इतनी डेंजरस जगह पर क्या कर रहा है? पहले जब उसने चेन का हाथ पकड़ा था, उसे कुछ अजीब सा पावर फ्लक्चुएशन महसूस हुआ। वो खुद से पूछती है, क्या वो सच में ऑरेकल बन गया है? दूसरी तरफ चेन अपने डील्स फटाफट निपटाता है। थोड़ा कैश मिलता है जिससे वो बेसिक खर्च निभा सकता है, लेकिन वह जानता है पैसा और चाहिए, बहुत ज्यादा। तभी एक आदमी पास आता है, हे भाई, मैं यहां का लोकल गाइड हूं, ब्लैक वाटर का हर कोना जानता हूं, कुछ भी पूछो। चेन चौंक कर पूछता है, क्विक पैसा कहां कमा सकता हूं? आदमी मुस्कुराता है, मेरे साथ चलो, एक आसान जगह दिखाता हूं। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक भारी भरकम हॉल में पहुंचते हैं जहां भीड़ पागलों की तरह चिल्ला रही थी। चेन पूछता है, अंडरग्राउंड फाइट क्लब? एग्जैक्टली, आदमी हंसकर कहता है, यही इस डिस्ट्रिक्ट का मनी हब है, आज स्पेशल फाइट चल रही है।
विनर को मिलता है कैश प्राइज, बेट्स का हिस्सा और कभी कभी तो बड़े ऑरिकल्स भी लड़ते हैं। चेन फाइटर को ध्यान से देखता है। मांसलदार शरीर, बड़ा बिल्ड, लेकिन स्तर तो लेवल 1 ही है। प्राइज मनी देखकर चेन की आंखें चमक उठती हैं। परफेक्ट चांस, गाइड पूछता है। तो चिप्स खरीदकर बेट लगाएगा? चेन कामली कहता है, चिप्स रहने दो, मैं प्राइज मनी लेने आया हूं। गाइड स्टन्ड। मतलब तू लड़ेगा? उसी वक्त दूर खड़ी लिन, जो उसे ढूंढते ढूंढते फाइट क्लब तक आई थी, रिंग की ओर देखती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। चेन रिंग के बीच खड़ा था, फाइट शुरू करने के लिए तैयार। वो हैरान रह जाती है। ये क्या कर रहा है वो? फाइटर अपना सीना चौड़ा करके खुद को इंट्रोड्यूस करता है। आई एम द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही चेन का घूंसा उसके मुंह पर पड़ता है और वो सीधा रिंग के दूसरे कोने में उछल कर गिरता है। चेन के दिमाग में बस एक ही बात है, जल्दी खत्म करना है। वो चिल्लाता है, नेक्स्ट वन, अब बिना टाइम वेस्ट किए आओ। दूसरा फाइटर रिंग में कूदता है और अगले ही सेकंड वो भी हवा में उड़ता हुआ बाहर फेंका जाता है। अब तीसरा फाइटर डर के मारे कांप रहा है, पर बहुत देर हो चुकी है। एमसी का एक ही ब्लो उसे भी उड़ा देता है। दूर बैठे एक बिजनेसमैन डर कर खड़ा हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। उन्होंने चेन को इसलिए चुना था क्योंकि वो कमजोर लगता था। अब ये कैसे मशीन की तरह सबको तोड़ रहा है? उसका हेंचमैन भागता हुआ आता है। सर, सारे कॉन्ट्रैक्टेड फाइटर्स ने मैचेस छोड़ दिए। क्लाइंट्स को लग रहा है हम फाइट्स रिग कर रहे हैं। सब रिफंड मांग रहे हैं। बिजनेसमैन के हाथ पैर फूल जाते हैं। ये सिचुएशन हाथ से निकल रही है। वो चिल्लाता है, स्पेशल फाइटर को रिलीज करो अभी। रिंग में चेन हर आने वाले को खत्म कर देता है और जब उसे पता चलता है कि आखिरी वाला भी गिर चुका है, वो पूछता है, प्राइज मिल सकता है अब? लेकिन अनाउंसर बोलता है, अभी एक और फाइट बाकी है और ये सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होगी। चेन का चेहरा उतर जाता है। स्पष्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन उसे पैसे देने का इरादा रखती ही नहीं थी। उसी समय कुछ एम्प्लॉइज भारी आवाज के साथ स्पेशल फाइटर को अंदर लाते हैं। एमसी का दिल धड़क जाता है क्योंकि अनाउंस होता है, नेक्स्ट फाइटर है एबरेशन एनलून। हैवी रिस्ट्रेंट्स हटते ही वो क्रीचर जमीन पर गिरता है। चेन अविश्वास में देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक एनलून की गर्दन पर लगा डिवाइस एक्टिवेट होता है और वो धीरे धीरे उठने लगता है, अपना डरावना विकृत चेहरा दिखाता हुआ। ऑडियंस में एक औरत डरकर बोलती है, इट्स स्कैरी। उसका हस्बैंड शोल्डर स्ट्रेट करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब है और सोच रहा है, अच्छा हुआ मैं लास्ट रो में बैठा हूं, नहीं तो डर के मारे पेशाब निकल जाता। लिन भी डर जाती है और समझ ही नहीं पाती कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर वहां कैसे आ गया। फोन को कसकर पकड़ते हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती है, चेन इस लेवल के मॉन्स्टर से लड़ भी पाएगा? वो जानती है कि वो उसे बचाने भी जाए तो उसकी खुद की लोकेशन एक्सपोज्ड हो जाएगी। यही सोच सोचकर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होती जाती है। उधर एमसी परेशान हो रहा है कि ऐसी क्रूशियल मोमेंट पर ये इविल बुक दिखाई ही नहीं देती और उसे साफ पता है कि निफ्लून पिछले ओपोनेंट से बिल्कुल अलग है और कहीं ज्यादा डेंजरस। वो मॉन्स्टर की आंखों में देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये सच में कितना टेरिफाइंग है। एक असली हंटर जो अपनी प्रे की तरफ बढ़ रहा हो। उसी पल निफ्लिन बस अपनी उंगली हिलाता है और अगली ही सेकंड में चेन के चेहरे पर एक लाइटनिंग फास्ट अटैक करता है। चेन शॉक में बाल बाल बचता है। उसे यकीन नहीं होता कि अटैक इतना फास्ट था। अगर उसने इंस्टिंक्टिवली डॉज न किया होता तो उसी मोमेंट उसकी मौत तय थी। चेन पीछे मुड़कर देखता है और समझ जाता है ये मॉन्स्टर सच में उसे मारने आया है और बस वो अब बिल्कुल नहीं रुक सकता। गुस्से और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में चेन सीधा चार्ज करता है और पूरे जोर से निफ्लिन के दोनों आर्म्स पकड़ लेता है। अब वह एक पल भी पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन मॉन्स्टर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो चेन को पीछे घसीटने लगा और इससे चेन की चिंता और बढ़ गई। उसे पता था कि उसे ये फाइट जितनी जल्दी हो सके खत्म करनी ही होगी। तभी वह फैसला करता है कि अब लेवल 4 पर जाना पड़ेगा। जैसे ही वह अपनी पावर बढ़ाता है, एनर्जी उसके पूरे शरीर से ओवरफ्लो होने लगती है
और दोनों हाथों में एक मैसिव हैमर सा शेप बन जाता है। चेन पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर को जमीन पर पटक देता है, इतना जोर से कि अरीना का डिवाइस तक हिल जाता है। वह रुक कर देखता है, क्या यह खत्म हो चुका है? लेकिन उसी सेकंड निफ्लिन काउंटर अटैक करता है और चेन को बस हल्का सा ग्रेज करता हुआ निकल जाता है। चेन तुरंत पीछे हटता है। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक भी मॉन्स्टर की मोटी और रेजिस्टेंट स्किन पर ज्यादा असर नहीं कर पाया। वो दौड़ता हुआ सोचता है, मुझे कोई वेपन चाहिए अभी। तभी निफ्लू फिर हमला करता है, अपनी उंगली पर बनाई हुई हार्ड रेजिस्टेंस स्किन के साथ। एमसी इस बार मौका पकड़ता है और उस स्किन को बीच से तोड़ देता है। वह उसी स्किन को हथियार की तरह पकड़ता है और मॉन्स्टर की नेक पर सीधा वार करता है, इतना तेज कि निफ्लू की जॉ तक क्रैक हो जाती है। लेकिन यह देखकर चैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि यह अटैक भी डीप डैमेज नहीं कर पाया, बस ऊपर ऊपर से ही चोट लगी। अगले ही पल मॉन्स्टर पूरे अरीना में गैस छोड़ने लगता है। चैन घबराकर सोचता है, यह टॉक्सिक मिस्ट है क्या? लेकिन थोड़ी देर में समझ जाता है कि यह सिर्फ नॉर्मल मिस्ट है। लेकिन इसी ओवरथिंकिंग के चक्कर में वह डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो जाता है और एक जबरदस्त पंच उसके पेट पर पड़ता है। वह काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर निशाना चूक जाता है और पीठ पर दूसरी हिट खा लेता है। अब वह मिस्ट में कुछ भी नहीं देख पा रहा, केवल बचता जा रहा है, हर डायरेक्शन से आ रहे काउंटलेस ब्लोज से खुद को बचाते हुए। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, मुझे इसकी वीकनेस ढूंढनी है। बोरोड पावर ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। चेन खुद को शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे अपनी सारी सेंसेस का इस्तेमाल करके इस इनविजिबल एनिमी की एग्जैक्ट पोजीशन समझनी होगी। चेन गहरी सांस लेकर अपने माइंड को पूरी तरह फोकस करता है। इसी कंसंट्रेशन के चलते उसे मिस्ट के अंदर कुछ मूविंग फिगर्स दिखाई देने लगते हैं और उसके अंदर थोड़ी कॉन्फिडेंस लौट आती है। लेकिन तभी एक और तेज अटैक उसकी तरफ आता है। चेन लाइटनिंग स्पीड से ओपोनेंट का आर्म पकड़ लेता है और बिना एक सेकंड घंवाए उसे काट देता है। मॉन्स्टर दर्द से दहाड़ मारकर चीख उठता है। एमसी इस ओपनिंग का पूरा फायदा उठाता है। वह लगातार अटैक करता रहता है, लेकिन अचानक उसे दिल में इलेक्ट्रिक शॉक जैसा दर्द महसूस होता है। यह साफ था, उसकी बोरोड पावर अपनी लिमिट पर पहुंच रही है। इसका फायदा उठाकर निफ्लो उसकी हथेली पर जोर से वार करता है, जिससे चेन का वेपन दूर जा गिरता है। फिर वो अपनी लंबी टंग से एक और हमला करता है, सीधा चेन के पेट पर। चेन गिरता नहीं है, वह आखिरी दम तक फाइट करने का फैसला करता है। वह और भी ज्यादा पावर बोरो करता है और तभी वो मॉन्स्टर की टंग को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, पूरी ताकत से उसे अपनी तरफ खींचते हुए। फिर दोनों हाथों से मॉन्स्टर के पूरे माउथ को पकड़कर चेन गुर्राता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। अगले ही पल वह दहाड़ता है और अपनी विशाल ताकत से मॉन्स्टर को बीच से दो टुकड़ों में फाड़ देता है। चिल्लाहट, खून और फटे मांस की आवाज पूरे अरीना में गूंज जाती है। बाहर खड़ा बिजनेसमैन फॉग की वजह से कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जैसे ही धुंध हटती है उसका डर से चेहरा सफेद पड़ जाता है। चेन दोनों हाथों में मॉन्स्टर के दो हिस्से पकड़े खड़ा है। कई सेकंड तक कोई हिल भी नहीं पाता। लिन भी हक्का बक्का रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि चेन ने ऐसा कैसे कर दिखाया। चेन उन टुकड़ों को जमीन पर फेंकता है और पीछे मुड़कर अपनी ईविल गेज से सिक्योरिटी गार्ड्स को घूरता है। सारे गार्ड्स कांपने लगते हैं। बिजनेसमैन गुस्से और शॉक में चीख उठता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने जिसके लिए इतना पैसा दिया वो मेरा स्टार फाइटर ऐसे ही मर गया। एमसी अरीना में चुपचाप खड़ा रहता है। उसके कानों में ऑर्गेनाइजर्स की आवाज पड़ती है, चैंपियन को बधाई दो, न्यू विनर बाहर आए। चेन सोचता है, क्या ये सच में अब खत्म हो गया? थोड़ी देर बाद बैकस्टेज में ऑर्गेनाइजर्स उसे उसका कैश प्राइज दिखाते हैं, कुल 510,000। चेन अपना हाथ बढ़ाता है लेने के लिए, लेकिन उसी वक्त एक ऑर्गेनाइजर अचानक ब्रीफकेस बंद कर देता है। वह ठंडे सुर में कहता है, रुको, अगर तुम कॉन्ट्रैक्टेड फाइटर बनते हो, मेरे टर्म्स पर लड़ते हो, तभी तुम्हें पूरे 510,000 मिलेंगे, नहीं तो सिर्फ 110,000 लेकर चले जाओ। चेन गुस्से में पूछता है, इसका मतलब क्या है? तभी पियोंग चिल्लाते हुए कहता है कि सारे कॉन्ट्रैक्टेड फाइटर्स भाग चुके हैं और जो मेन फाइटर था उसे तो चेन पहले ही मार चुका है, इसलिए अब उसे कॉम्पेंसेशन भरना पड़ेगा। वह साफ साफ बताता है कि कोई एक्स्ट्रा फाइट मेंशन नहीं की गई थी और रिंग में कदम रखते ही आप लाइफ और डेथ कॉन्ट्रैक्ट के बंधन में आ जाते हो, इसलिए ओपोनेंट को मार देना
बस कॉन्ट्रैक्ट का एक रिजल्ट है। बिजनेसमैन डरने लगता है क्योंकि चेन के शरीर से उठती हुई सिनिस्टर ऑरा उसे पागल कर रही थी। डर के मारे वह अपनी गन निकालता है और चीखते हुए पूछता है, तू खुद को समझता क्या है मुझसे डिमांड करने वाला? उसी पल चेन बिजली की तरह आगे बढ़ता है और एक हाथ से ही उसकी गन को कुचल देता है, साथ ही उसकी फिंगर भी तोड़ देता है। इसे देखकर पैंग चिल्लाता है, शूट हिम, अभी गोली मारो। हेंचमैन अपनी गन्स चेन पर तान देते हैं, लेकिन चेन बस खड़ा होकर देखता है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उधर ऑडियंस में अचानक गन शॉट्स की आवाज गूंजती है और लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब एक हेंचमैन खिड़की तोड़कर उड़ता हुआ नीचे आ गिरता है। लोग हक्का बक्का, क्या ये कोई मूवी स्टंट है इतनी ऊंचाई से? पर लिन को समझ आ जाता है ये सब चेन कर रहा है। उधर एमसी पूरे बिल्डिंग में चारों तरफ घूम घूम कर सारे हेंचमैन को धूल चटा देता है। गन फायर होते ही वह आसानी से डॉज करता है और एक एक को जमीन पर पटक देता है। सबको खत्म करने के बाद वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि पूरी एली ब्लॉक है। उसका दिल जोर से दर्द करने लगता है क्योंकि उसने बोरोड पावर का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। इंजरीज भी बढ़ती जा रही थीं और उसका शरीर अब किसी भी पल जवाब दे सकता था। तभी अचानक लिन पीछे से आती है और उसे खींचकर वॉल के पीछे छुपा लेती है। वह उसका मुंह ढक लेती है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह सर्च कर रहे थे। चेन हांफते हुए पूछता है, क्या तुम वही हो, पहले वाली? लिन उसे चुप कराते हुए कहती है, अपनी एनर्जी मत बर्बाद करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का सीक्रेट पैसेज जानती हूं। सीधे एग्जिट तक भागो, लोग वापस आने से पहले निकल जाओ। चेन पूरी तरह थका हुआ अपना मास्क उतारता है, धीमे से थैंक्स कहता है और बिना समय गंवाए बाहर की तरफ भाग जाता है। उसी वक्त लिन का सुपीरियर उसे कांटेक्ट करता है और पूछता है, क्या तुम फिर उस डिस्ट्रिक्ट में हो? लिन शांत आवाज में झूठ बोलती है, हां, मुझे अपने ग्रैंडफादर से बात करनी है, मुझे कुछ कॉमन मिला है। उधर चेन लगातार भागता हुआ आखिरकार अपने घर पहुंचता है और पहुंचते ही घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसका दिल इतनी जोर से दर्द कर रहा था कि उसे लगा अब वह और सह नहीं पाएगा। वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर उसका शरीर जवाब दे देता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी में उसे सपना आता है। उसकी मां कह रही होती है, मैं बस 2-3 साल में ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हें शादी करते देखना चाहती हूं, तुम्हारे बच्चे देखना चाहती हूं और तुम्हें बूढ़ा होते देखना चाहती हूं। फोन पर उसकी मां धीरे धीरे टूटती आवाज में कहती है, लेकिन माफ करना बेटा, मेरे पास अब तुम्हारे साथ चलने की ताकत नहीं बची। और आखिरी शब्द, मुझे तुमसे बहुत प्यार था। चैन इस झटके से चीखते हुए उठता है। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ। वह इधर उधर देखता है और महसूस करता है कि वह अभी भी जिंदा है और शायद यह घर इस बॉडी के पुराने ओनर का है। वह राहत की सांस लेता है, तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है, ओह, जाग गए। ये ईविल गॉड था। वह गुस्से में बड़बड़ाता है, मैं कुछ कामों के लिए गया था और 2 दिनों से तुम्हें इस हालत में देख रहा हूं। मुझे लगा तुम मर जाओगे। अब बताओ, ये सब हुआ कैसे? बिना जवाब सुने ही किताब गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुमने फिर से मेरी बोरोड पावर का इस्तेमाल किया है ना? मैंने कितनी बार कहा है, उसे यूं ही बर्बाद मत किया करो। चेन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है और शांत स्वर में कहता है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। मैं सच में मर सकता था। किताब झल्ला कर चीखती है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हें फिर से रिवाइव कर दूंगा? मैंने पिछली बार तुम्हें रिवाइव करने में अपनी मोस्ट ऑफ द पावर झोंक दी थी। अगर तुम फिर वैसे ही मरे तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। यह सेकंड चांस है, इसे बर्बाद मत करना। चेन चुपचाप सुनता रहता है। वह मानता है कि यह सुनने की उम्मीद उसे नहीं थी, पर अंदर से जानता है वह सच में अपनी मिली हुई अपॉर्चुनिटी को हल्के में ले रहा था। किताब आखिरकार शांत होकर कहती है, अच्छा है कि समझ गए। और हां, वह क्रीचर अजीब था, न ह्यूमन न इस वर्ल्ड का, बहुत वियर्ड। चेन कहता है कि वह किसी भी हालत में उस अरीना वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वह जगह सीधा सीधा हेल लगती है। फिर उसके दिमाग में उस लड़की की याद आती है जिसने डिस्ट्रिक्ट में उसकी मदद की थी, लेकिन वह खुद को रोकता है क्योंकि पहले उसे अपना लेवल जानना जरूरी है।
यही सोचते हुए उसे अचानक ब्रीफकेस याद आता है। वह खोलता है और राहत की सांस लेता है। अंदर के 510,000 बिल्कुल सेफ थे। इस पैसे से रीजनल टूर्नामेंट तक किसी डेट का डर नहीं। अब पूरा फोकस ट्रेनिंग पर होगा, वह मुस्कुराते हुए सोचता है। लेकिन फिर अपना पेट पकड़ता है। चोट गहरी थी, माइनर इंजरी की तरह खुद से हील होने वाली नहीं। वह अस्पताल जाता है। ट्रीटमेंट खत्म होने पर डॉक्टर उसे देखकर हैरान होता है। द वूंड इज कंप्लीटली हील्ड। क्या तुम ऑरिकल हो? तुम्हारा हीलिंग रेट नॉर्मल नहीं है। चेन झूठ बोलता है। हां, मैं ऑरिकल हूं, डॉक्टर हंसते हुए कहता है। ऑरिकल्स तो बार बार घायल होते रहते हैं। अच्छा हुआ, आजकल एक प्रमोशन चल रहा है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो ले लो। चेन पोलाइटली मना कर देता है और नॉर्मल दवा ले लेता है। उसे राहत होती है कि मॉन्स्टर की टंग पॉइजनस नहीं थी। तभी डॉक्टर एक ग्लोइंग वायल दिखाता है और कहता है, इसे ले लो। चेन चौंक जाता है। डॉक्टर शांति से बोलता है, ग्लो? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, ये तो बस नॉर्मल ऑरिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। चेन की आंखें फैल जाती हैं। उसे साफ दिख रहा था कि वायल चमक रही है, पर डॉक्टर को कुछ नहीं दिखता। वह सोच में पड़ जाता है, क्या मैं ही अकेला इसे देख पा रहा हूं? डॉक्टर फिर से अपनी प्रमोशन वाली स्पीच शुरू कर देता है। स्ट्रेस होगा, हेलुसिनेशन भी हो सकता है, ऑफर अभी भी वैलिड है। चेन दोबारा मना कर देता है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के बाकी वायल्स पर जाती है। सब चमक रहे थे, यहां तक कि हॉस्पिटल में मौजूद कुछ लोग भी हल्की ग्लो छोड़ रहे थे। वह घबरा जाता है। क्या ये ऑरिकल होने का साइड इफेक्ट है? उसे याद आता है। ऑर्डिनरी ह्यूमंस और ऑरिकल्स का फर्क उनकी एनहांस्ड स्टार एनर्जी में होता है। वह सोचना शुरू करता है, क्या उस इंसिडेंट ने मेरी परसेप्शन बदल दी? अगर मैं स्टार एनर्जी को देख सकता हूं, तो लेवल अप की स्पीड भी इंसेन हो सकती है। अचानक वह महसूस करता है, कोई आदमी पास आ रहा है और उसके शरीर से निकल रही स्टार एनर्जी पूरी तरह अलग, खतरनाक और ओवरपावरिंग थी। चेन के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है। वह आदमी पीछे मुड़कर कहता है, क्या तुमने मुझे स्कैन किया है? चेन स्टन्ड रह जाता है। यहां कोई भी इतना स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। तभी उस आदमी का कम्युनिकेटर बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आर यू स्टिल एट द हॉस्पिटल? और मिशन मत भूलना, एलियन स्टार को ढूंढना है। वह हंसते हुए जवाब देता है, रिलैक्स, मैं इतनी दूर ट्रिप वेस्ट नहीं करूंगा, और अगर एलियन स्टार सच में दुश्मन हुआ तो मैं उसे खुद खत्म कर दूंगा। इस डरावनी बात के साथ वह आदमी चला जाता है। कट टू एकेडमी। डायरेक्टर गुस्से में चेन को घूरता है। स्पेशल क्लास ज्वाइन करते ही गायब, मैसेजेस का भी जवाब नहीं। क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? चेन सोचता है, अभी अभी आया और पकड़ा भी गया। वह झुककर माफी मांगता है। सर, इमरजेंसी थी, टाइम नहीं मिला इन्फॉर्म करने का। जो पनिशमेंट देना चाहे मैं रेडी हूं। हुई कहता है कि वो ये सब नहीं कहना चाहता था। उसने तो बस इतना पूछा था कि कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ। चेन पूछता है कि क्या उसे डर था कि वो स्कॉलरशिप छोड़ देगा या कुछ ऐसा। डायरेक्टर तुरंत बोलता है, नहीं, बात वो नहीं है। वो कहता है कि उसे बस ये चिंता थी कि कहीं चेन किसी ऐसी सफरिंग को तो नहीं छिपा रहा जिसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। एमसी ये सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है। वो उसे भरोसा दिलाता है, वरी मत करो सर, मैं टूर्नामेंट में अपना बेस्ट दूंगा और स्कूल का ऑनर बढ़ाऊंगा। डायरेक्टर फिर कहता है कि वो वापस क्लास चला जाए क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसकी बहुत चिंता कर रहे थे। चेन तो खुद कंफ्यूज्ड है। फ्रेंड्स? कौन से फ्रेंड्स? लेकिन जैसे ही वो क्लास में घुसता है, जारुई और शौसिया उसकी तरफ भागते हुए आते हैं। जारुई गुस्से चिंता के मिक्स में पूछता है, तू कहां गायब था? कई दिनों से कोई खबर नहीं। और श्योसिया भी बोलती है कि टीचर्स तक नहीं जानते थे वो कहां है, और तो और उसने तो ऑलमोस्ट सोच लिया था कि वो कहीं मर ही गया। चेन ऑकवर्ड सा मुस्कुराकर माफी मांगता है और कहता है कि उसके घर पर चीजें बहुत मेसी थीं, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाया। तभी जुई को अचानक वो कॉम्बैट टेक्निक याद आती है। वो एक कार्ड दिखाता है जिसमें लिखा है कि उसने और श्याओआ ने 300,000 इकट्ठा किए हैं और चेन चाहे तो बाद में पैसे लौटा देना। चेन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसने तो बस कैजुअली बात की थी। उसे नहीं लगा था कि ये दोनों इसे इतना सीरियस ले लेंगे। वो तुरंत मना करता है, उन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि जिस चीज के लिए उसे टेक्निक चाहिए थी वो उतनी महंगी नहीं है, इसलिए उसने खरीदने का प्लान ड्रॉप कर दिया।
जुई डिसअपॉइंटमेंट से ओ दैट्स अ शेम कहता है। उसी समय होवाल अंदर आता है और चेन को बुलाता है। वो ऑकवर्ड मुस्कान के साथ कहता है कि उसे सुना चेन को पैसे चाहिए थे, तो उसने 50,000 इकट्ठा किए हैं, भले ही ये ज्यादा नहीं है। एमसी साफ बोल देता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए और साथ ही ये भी कि उसे सर्वेंट जैसा एक्ट करने की जरूरत नहीं, ये सब बेकार है। यह सुनकर सियावा सस्पिशियस हो जाती है। वो होवाल से कहती है कि उसकी टीम में दखल न दे, कहीं उसके दिमाग में कोई प्लान तो नहीं चल रहा। लेकिन होवाल शांति से कहता है, कुछ नहीं, मैं बस उस दिन एरोगेंट बिहेव कर गया था। चेन से अपोलोजाइज करना चाहता हूं और शायद एक नई फ्रेंडशिप शुरू करना भी। श्यावा हल्के से चेन के कान में फुसफुसाती है कि हावल ठीक कह रहा है, क्योंकि वो पहली बार हारा था, और पूछती है कि क्या चेन उसे टीम में ज्वाइन करने दे सकता है। चेन बिना सोच समझे कह देता है, नो प्रॉब्लम। सब कुछ तय हो जाता है और श्यावा बताती है कि वो लोग उसे टीम के 4th मेंबर के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। जरूई खुशी से बोलता है कि उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए और मजाक में कहता है कि चलो उसे एक ग्लास पानी सर्व करें। लेकिन हॉवल भड़क जाता है। वो बोलता है कि क्या ये मजाक है, ऐसी चीज तो चेन के लिए होनी चाहिए, न कि उस इंसान के लिए जिसने उन्हें इतना बैडली हराया था। जरूई तुरंत गुस्सा हो जाता है और कहता है, अभी अभी टीम में आया और बॉस की तरह एक्ट भी करने लगा। चेन चुपचाप ये सब देखकर जेन्युइनली खुश होता है। उसे लगता है कि उसके टीममेट्स कितने अच्छे हैं और सोचता है कि अगर वो उस दिन बचा ना होता तो शायद कभी ऐसे लोगों से नहीं मिलता। ट्रेनिंग रूम में चेन फिर से अपनी इमेजिनेशन और कैलकुलेशंस में डूब जाता है। वो सोचता है कि रेवलेटर्स की एवोल्यूशन सिंपल लगती है, बस शरीर को स्टेलर एनर्जी अब्सॉर्ब करने देना। जितनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, लेवल उतना ही ऊपर, एकदम गेम की एक्सपीरियंस बार की तरह। लेकिन असलियत कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इक्विपमेंट यूज करके उसने ट्रेनिंग का इंटेंसिटी मैक्स किया, फिर भी उसकी अब्सॉर्प्शन रेट बहुत लो है। वो समझ चुका है कि बॉडी में स्टेलर एनर्जी टाइम पर अब्सॉर्ब नहीं हो रही, और अगर यही पेस रहा तो एनर्जी लीक होकर बर्बाद हो जाएगी। उसे यह भी अब समझ आता है कि कुछ लोग लाइफ भर एक ही लेवल पर क्यों अटके रहते हैं, और सबसे बड़ा डर इस स्पीड से वो कंपटीशन से पहले लेवल 4 कभी नहीं पहुंच पाएगा। तभी जरूरी अंदर आता है और बोलता है, फ्री ट्रेनिंग अब बोरिंग हो रही है, चल फाइट करते हैं, थोड़ा चेंज आएगा। ये बात चैन के दिमाग में एक स्पार्क जलाती है। उसे याद आता है कि मॉन्स्टर वाली फाइट में उसे स्टेलर एनर्जी तभी समझ आई थी जब वो जान बचाने की लड़ाई में फोर्स्ड था अब्सॉर्ब करने के लिए, और तभी उसे एक आइडिया आता है, एक रिस्की पर पावरफुल आइडिया। वो सबको साथ चलने को कहता है। जगह पर पहुंचकर सियावा अपना डांसिंग फिस्ट एक्टिवेट करती है। जारुई भी तैयार हो जाता है और दोनों एक साथ चेन पर टूट पड़ते हैं, जबकि चेन सिर्फ ब्लॉक और डॉज करता है, हर मूव को पढ़ते हुए। इंटेंस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद चेन बोलता है कि लगभग 1 घंटा हो चुका है, इसलिए सबको रेस्ट लेना चाहिए। श्याओई थकी हुई हंसकर मानती है कि उसे लगा था 2-on-1 फाइट वाला प्रपोजल मजाक है, और उसने सोचा भी नहीं था कि वो लोग चेन को छू भी पाएंगे। ब्लॉन्ड लड़का भी सिर हिलाता है, लेकिन कन्फेस करता है कि यह मेथड अमेजिंग था और इसमें जीत हार की कोई टेंशन ही नहीं रहती। चेन बस धीरे से कहता है, अगला राउंड हॉवल के साथ होगा। सबको देखते हुए वो साइलेंटली कंक्लूड करता है कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इस तरह की लड़ाई में अब्सॉर्प्शन रेट स्काई रॉकेट कर जाता है, और जब तक उसकी अब्सॉर्प्शन इतनी हाई है, वो डेंजरस मेथड ट्राई कर सकता है जिसके बारे में वो सोच रहा है। वो याद करता है कि सेफ्टी की वजह से नॉर्मल लोगों के सप्लीमेंट्स में स्टेलर एनर्जी बहुत हल्की डाइल्यूटेड होती है, और अगर किसी की फिजिकल क्वालिटी एवरेज है और अब्सॉर्प्शन लो है, तो चाहे वो हजारों बॉटल्स पी ले, लेवल कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन उसकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बोरोड स्टेलर एनर्जी सप्लीमेंट से 100 गुना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब अगर वो इसे सीधे अब्सॉर्ब करेगा तो शरीर सीधे एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर भी चेन सोचता है, अगर वो बोरोड स्टेलर एनर्जी को परमानेंट बना दे तो शायद वो इंसेनली फास्ट लेवल अप कर सकता है। यही सोचकर वो बोरोड पावर एक्टिवेट करता है और शॉक हो जाता है ये देखकर कि अब तक उसने ध्यान ही नहीं दिया था कि वो कितना अब्सर्ड अमाउंट बोरो कर सकता है।
और इसी वजह से वो लगातार 2 बार लेवल अप कर पाया था। वो धीरे धीरे उस एनर्जी को कंप्रेस करता है, हर मसल, हर सेल पर दबाव डालकर, और फिर अब्जॉर्प्शन एक्टिवेट कर देता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर उस पावर को छाती में खींचने लगता है। ठंडी पसीना फूट पड़ता है, क्योंकि इतना थोड़ा सा अमाउंट भी बॉडी को तुरंत भर देने के लिए काफी था। उसे महसूस होता है कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, बॉडी बहुत ज्यादा एनर्जी खींच रही है, और इस स्पीड पर तो उसका शरीर फट जाएगा। घबराकर वो हाथ ऊपर उठाता है, क्योंकि तुरंत सारी एनर्जी रिलीज करनी है। और जैसे ही वो रिलीज करता है, एक जबरदस्त ब्लास्ट आकाश की तरफ शूट हो जाती है। पूरा जिम हिल उठता है। लोग चौंक कर पूछते हैं कि यह भूकंप है या किसी ने स्टेलर एनर्जी छोड़ दी, और सबकी नजर एक ही जगह जाती है, चेन की तरफ। इसी वक्त ईविल गॉड अचानक प्रकट होता है। वो घबराहट में पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि उसने अभी अभी एक अजीब सी पावर महसूस की। एमसी के पूरे शरीर से बहती हुई एनर्जी देखकर वो हैरान हो जाता है और गुस्से में पूछता है, क्या तुमने बोरोड स्टेलर एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली? चेन शांत रहकर जवाब देता है, हाँ, मैं इसे कम मात्रा में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर गलती से अब्सॉर्ब हो गई और बच भी गया। ईविल गॉड की आंखें फैल जाती हैं। वो चौंक कर कहता है कि किसी का उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाना और फिर भी जिंदा बच जाना, ये तो असंभव है। वो बड़बड़ाता है, क्या ये वाकई मेरा प्रीडिस्टाइन्ड वन हो सकता है? चेन को कुछ समझ नहीं आता और पूछता है, तुमने क्या कहा? ईविल गॉड तुरंत बात टाल देता है, कुछ नहीं, अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम जिंदा हो। उसी समय टीचर दौड़ते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। टीम बताती है कि वे बस स्पारिंग कर रहे थे, और अचानक चेन से एनर्जी फटने लगी। टीचर उसे देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं, क्योंकि एमसी के बॉडी से निकल रही एनर्जी साधारण लोगों से कई गुना अधिक है। वो तुरंत आदेश देते हैं, होवाल, डिटेक्टर ले आओ, अभी। टेस्ट होता है। डिटेक्टर की स्क्रीन ब्लिंक करती है। लेवल 3। सभी अवाक रह जाते हैं, क्योंकि इतने सालों बाद स्कूल में कोई पहली बार लेवल 3 तक पहुंचा है। जैंग बिना एक सेकंड गंवाए पूरी स्पीड से प्रिंसिपल के पास दौड़ जाता है रिपोर्ट देने। शाओई उत्साहित होकर कहती है, चेन, हमें भी सिखाओ, तुमने लेवल अप कैसे किया? चेन बस मुस्कुराकर जवाब देता है, बस प्रैक्टिस करते रहो, तुम भी पहुंच जाओगी। जरूई हंसकर कहता है, मुझे पता था, आज के फाइट के बाद तुम जरूर एक्साइटेड हुए होंगे। चारों तरफ हलचल फैल जाती है, लेकिन चेन मन ही मन ईविल गॉड से पूछता है, तुम मुझ पर चिल्लाओगे नहीं? ईविल गॉड थके हुए लहजे में कहता है, अब आदत पड़ गई है, और तुम्हारा तेजी से लेवल अप करना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। झगड़े में समय बर्बाद नहीं करूंगा। वो आगे जोड़ता है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बॉडी में अभी भी काफी स्टेलर एनर्जी स्टोर कर रखी है। जब सब अब्सॉर्ब हो जाएगी, तुम शायद लेवल 4 भी पहुंच जाओ। चेन हैरान हो जाता है, पर ईविल गॉड कुछ नहीं कहता, बस उसे घूरता रहता है। और इसी तरह समय बीतने लगता है। एक्सचेंज टूर्नामेंट में सिर्फ 55 दिन बचे हैं। इस दौरान एमसी लगातार ट्रेनिंग करता है, कभी अकेले, कभी अपनी टीम के साथ। दिन रात का फर्क मिट जाता है, और आखिरकार 6 सितंबर आ ही जाता है। टूर्नामेंट शुरू होने में 0 डेज बचे हैं। इवेंट वेन्यू पर पहुंचते ही सबकी सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि स्टेज इतना विशाल, इतना भव्य होगा। होवाल घबराकर पूछता है, लेवल 4 फाइट्स के लिए तैयार हो? लेवल 3 से लेवल 4 का फर्क छोटा नहीं होता। चेन एकदम शांत, ऑलमोस्ट ब्लैंक आंखों से कहता है, रिलैक्स, प्रिंसिपल ने कहा है, बस पार्टिसिपेट करना और जीतना है। हालात बुरे हुए तो मैं सिंपली गिव अप कर दूंगा। टीम उसे शुभकामनाएं देती है, क्योंकि लेवल 3 और लेवल 4 के रेस्ट एरियाज अलग अलग हैं, मतलब अब सबको अलग होना पड़ेगा। चेन हल्की मुस्कान के साथ सभी को बाय कहता है, क्योंकि असली पल अब शुरू होने वाला है। वो एक गहरी सांस लेता है और तैयारी में जुट जाता है। वीआईपी स्टैंड्स। प्रिंसिपल थोड़ा नर्वस लेकिन एक्साइटेड हैं। वो धीमे से बोलते हैं, पहली बार वीआईपी एरिया में आया हूं, अजीब लग रहा है। टीचर हंसकर जवाब देते हैं, अब तक हम लेवल 2 मैचेस तक ही सीमित थे, ऐसी रिस्पेक्ट कभी मिली ही नहीं। तभी मिंग युएन एंट्री मारता है, प्रिंसिपल को कॉन्ग्रेट्स देते हुए कहता है, मुझे नहीं लगा था आप इतने कम समय में लेवल 3 से लेवल 4 पहुंच जाएंगे। हुए विनम्रता से मुस्कुराता है,
ये सब स्टूडेंट्स की मेहनत है। मैंने तो सिर्फ उनकी जरूरतें पूरी की और रूल्स की इन्फो एडवांस में देने के लिए थैंक यू। मिंग गंभीर आवाज में बताता है। इस बार फॉर्मेट बदल चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट जीतने वाले स्कूल्स को एक्स्ट्रा सब्सिडीज देने वाली है, इसलिए कंपटीशन बेहद खतरनाक होगा। अचानक कुछ लोग त्यांच्या अंदाज में पास आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे ये देहाती लोग भी वीआईपी में घुस आते हैं क्या? प्रिंसिपल की नसें तड़क जाती हैं, लेकिन उनका साथी उन्हें पकड़कर रोक लेता है। सावधान रहो, ये सब पुराने चैंपियन स्कूल्स के प्रिंसिपल्स हैं। लड़ाई शुरू मत करो। प्रिंसिपल दांत भींचकर फुसफुसाते हैं। वो पहले था, टूर्नामेंट अभी शुरू भी नहीं हुआ। कौन जीतेगा, कौन गिरेगा, ये स्टेज तय करेगा। उसी समय लुओ घमंडी हंसी छोड़ता है। मुझे पता था। ऊंचाई पर चढ़ते ही अहंकारी कुत्ते जोर से भौंकते हैं। स्टेज का आखिरी मजा ले लो, क्योंकि दोबारा यहां नहीं लौटोगे। प्रिंसिपल अभी अभी बैठते ही हैं कि टीचर हल्की आवाज में पूछता है, किड्स संभाल लेंगे ना? पहली बार हाई लेवल मैच में उतर रहे हैं। हुई शांत मुस्कान के साथ पलटकर पूछता है, तुम्हें हमारे स्टूडेंट्स पर भरोसा नहीं? टीचर तुरंत बोल पड़ता है, भरोसा? ये बच्चे कमाल हैं, खासकर चेन, उसमें तो प्योर टैलेंट भरा है। हुई सिर हिलाते हुए कहता है, तो फिर बस भरोसा रखो। अरीना साइड लूडियन भीड़ में अपने स्कूल का साइन ऊंचा उठाए खड़ी है, पर अंदर से बहुत नर्वस है। पहली बार इतना बड़ा इवेंट देख रही है और उसी से ज्यादा वो सोच रही है कि चेन कैसा होगा। उसे याद आता है ठीक एक हफ्ता पहले की बात। वो स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रही थी। चेन के स्पेशल क्लास में चुने जाने की खबर उसे अभी अभी मिली थी। वो खुद को समझाती है, अब वो स्कूल स्टार बन गया है, लेवल 4 को रिप्रेजेंट करता है। शायद अब वो हम लोअर क्लास वालों से बात भी ना करे। यही सोचते सोचते वो अचानक लड़खड़ा जाती है, लेकिन गिरने से पहले ही किसी के हाथ उसे पकड़ लेते हैं। वो था एमसी चेन। चेन हल्की हंसी के साथ पूछता है, तुम ठीक हो? रिप्रेजेंटेटिव शर्माते हुए थैंक यू बोलती है और पूछती है कि वो यहां क्या कर रहा था। चेन कैजुअली बोल देता है, बस गुजर रहा था, तुम दिखी तो हाई बोलने आ गया। फिर वो क्रेट उसके हाथ से लेकर खुद उठाने लगता है। गर्ल हिचकिचाते हुए कन्फेस करती है, मुझे लगा स्पेशल क्लास में जाने के बाद तुम हम जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहोगे। चेन रुककर मुस्कुराता है। दोस्त दोस्त होते हैं, स्टेटस कभी फ्रेंडशिप नहीं बदलता। उसकी बात सुनकर रिप्रेजेंटेटिव का चेहरा खिल उठता है। प्रेजेंट मोमेंट, अनाउंसमेंट होता है, ऑल कॉन्टेस्टेंट्स प्लीज एंटर द स्टेज। चेन गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ने की तैयारी करता है। करंट स्टेटस, रैंक ई, लेवल 4, एबिलिटी पावर लेंडिंग, विशेस लेफ्ट 999, रिवॉर्ड्स 0, पेमेंट ड्यू 0। चेन का टोटल रिमेनिंग डेट है 99,88 921, यानी उसके सर पर अभी भी एक पहाड़ जितना बोझ है। अनाउंसर माइक उठाते ही गूंजती आवाज में कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम। इस साल का आउटर जोन एक्सचेंज टूर्नामेंट हम होस्ट करेंगे, मैं और मेरी पार्टनर लिलियन। पूरा हॉल एक पल में एक्सप्लोड हो जाता है, क्योंकि लिलियन, वो लिलियन है, इस समय की सबसे बड़ी आइडल। और आज वो टूर्नामेंट की होस्ट। लिलियन अपने सिग्नेचर चार्म के साथ मुस्कुराती है। आज की लिलियन आइडल लिलियन नहीं है। आज मैं यहां काम करने आई हूं। एस्ली स्टार्स तो ये कंटेस्टेंट्स हैं। वो स्टेज की ओर इशारा करती है और रूल्स एक्सप्लेन करना शुरू करती है। इस बार कुल 12 एकेडमीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर एकेडमी से 4 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। लेवल 4 ग्रुप 16 कंपेटिटर्स, लेवल 3 ग्रुप 32 कंपेटिटर्स। लेकिन ये हॉल सिर्फ लेवल 4 फाइट्स के लिए है। लेवल 3 देखने हैं तो आपको दूसरे हॉल में जाना होगा। पूरा क्राउड ध्यान से सुन रहा है। लिलियन आगे बोलती है, लेवल 3 और लेवल 4 दोनों के रिजल्ट्स को पॉइंट्स में बदलकर फाइनल रैंकिंग तय होगी। एडवांसमेंट रूल्स, हर मैच 1-on-1 होगा। विनर सीधा नेक्स्ट राउंड में जाएगा। विनर्स दूसरे विनर से भिड़ेंगे जब तक चैंपियन न मिल जाए। बिना रुके वो आगे जोड़ती है। टाइम लिमिट 30 मिनट्स। बैटल खत्म तब 1 जब कोई लड़ने में अक्षम हो जाए या फिर सरेंडर कर दे। सो गिव इट योर बेस्ट। इसी वक्त वो कहती है, सब ऊपर देखिए। और पूरा हॉल एक साथ ऊपर सिर उठाता है, फिर शॉक में जम जाता है। वहां खड़ा है लेजेंडरी रैंक एस पावर हाउस, बायू, वेन्यू का प्रेसिडेंट।
जिसे लोगों ने अब तक बस टीवी पर देखा था। बायू अपनी उंगली से बस एक छोटा सा मूवमेंट करता है और पूरा मैदान हिल जाता है। धड़ाम। अर्थ लिटरली ट्रेम्बल कर उठती है। ऑडियंस दंग रह जाती है। बस एक इशारे से ये है रैंक एस की ताकत। होस्ट फिर कहती है, आपके सामने जो ज्यूवल है, इसे हर मैच में पहनना अनिवार्य है। ये आपके आईडी की तरह भी काम करेगा और क्रिटिकल मोमेंट में प्रोटेक्शन भी देगा। लेकिन किसी की नजर उस ज्यूवल पर नहीं है। सब बायू को ही घूर रहे हैं। एमसी भी सांस रोककर आंखें चौड़ी कर लेता है। सो दिस इज द पावर ऑफ अ रैंक एस, ट्रूली लाइक अ गॉड। एमसी जमीन हिलने का शौक तो ले रहा था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि रैंक एस की ऑरा इतनी ओवरवेलमिंग होगी। लेकिन हैरानी की बात, ईविल गॉड को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो आराम से फ्लोटिंग है, बिल्कुल शांत। एमसी महसूस करता है कि उसकी खुद की घबराहट उसकी वजह से गायब होने लगी है, जैसे उसकी काल्मनेस उसे भी शांत कर रही हो। लिलियन वापस माइक उठाती है। मैचेस के सारे रिजल्ट्स आपके कंपेटिटर जेम्स पर दिखेंगे। एंड नाउ द टूर्नामेंट ऑफिशियली बिगिंस। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। फर्स्ट मैच, वांगलू वर्स शाओवान बेल। बजते ही मैच आग की तरह शुरू होता है। शाओवान आखिर में एक कैनन जैसा एक्सप्लोसिव अटैक मारता है और मैच वहीं खत्म। वीआईपी रूम में डायरेक्टर्स ध्यान से देख रहे हैं। हुएरी धीमी आवाज में कहता है, रैंक एस गेस्ट, मैंने सोचा भी नहीं था। दिस ईयर टूर्नामेंट बहुत खतरनाक होगा। उसका दोस्त समझाता है, लेवल 4 और लेवल 3 के बीच गैप बहुत बड़ा है, क्योंकि लेवल 4 फाइटर्स कॉम्बैट आर्ट्स का असली असर खोल देते हैं और ये लोग इतने रिच हैं कि रैंक सी कॉम्बैट आर्ट खरीदना उनके लिए कुछ भी नहीं। इसी बीच कुछ बिजनेसमैन लुओ की चापलूसी में लगे पड़े हैं। लुओ मुस्कुराकर कहता है, दिस ईयर चीजें अलग होने वाली हैं। फाइट्स आगे बढ़ती हैं। अब बारी है लिसा की। वो पूरी जान लगाकर हमला करती है, लेकिन लांस अपने हाथ उठाता है और हवा में कई एनर्जी चेन्स बनकर उसे जकड़ लेती है। लिसा छटपटाती है, लेकिन निकल नहीं पाती। लांस अब भी काल्म खड़ा है। तभी लिसा अपना पूरा मोमेंटम इकट्ठा करती है और अचानक फुल स्पीड डैश, धड़ाम। उसका नी स्ट्राइक सीधे लांस की चेस्ट पर लगता है। पूरा स्टेडियम फट पड़ता है, क्योंकि एक ही पल में रिस्ट्रेनिंग टेक्निक प्लस हाई स्पीड अटैक कंबाइन करना इनसेन स्किल है। डायरेक्टर की आंखें फैल जाती हैं। यह टेक्निक रैंक डी एनवॉइस में भी रेयर है। मिंग युएन सिर हिलाता है। हां, इतना पोटेंशियल अवेकन करना 1 इन टर्न्स आउट थाउज़ेंड टैलेंट होता है। तभी डायरेक्टर वू ताना मारता है, पावर में कुछ खास नहीं। फोर आइज तुरंत पलटकर बोलता है, तो फिर तुमने उस लैंकिन लड़की को हमसे चुराने के लिए इतना पैसा क्यों उड़ाया था? वू का चेहरा तिलमिला उठता है, पर उससे पहले लुओ हाथ उठाकर कहता है, बस करो, वो लड़की कुछ नहीं, बस एक इन्वॉय है जिसने जल्दी अवेकन कर लिया। ओवरहाइप मत करो। उसी पल एक और मैच अनाउंस होता है, जो वर्सेस मैनलिन। लेकिन अनाउंसमेंट पूरा भी नहीं होता और 5 सेकंड से पहले ही जो हार चुका होता है। पूरा स्टेडियम सन्न रह जाता है। लोगों को लगने लगता है, इस साल का चैंपियन तो पहले ही तय हो गया। शो ठंडी आवाज में कहता है, टूर्नामेंट उतना मजेदार नहीं जितना मैंने सोचा था। वो भी मानता है। हैरानी है, पर डायरेक्टर द्वारा पर्सनली ट्रेन किया गया स्टूडेंट है, तो इतना तो एक्सपेक्टेड था। लुओ फिर वही जहरीली मुस्कान के साथ बोलता है, कुत्ता जितना खुद को ताकतवर समझता है, उतना ही जोर से भौंकता है। मिंग युएन को यह पसंद नहीं आता। वो कहता है, छोड़ो भी अब। हुई बस चुपचाप अरीना को देखता रहता है। उसके मन में यही चलता है, अगर चेन सिर्फ मिनिमम गारंटी तक भी पहुंच गया या एक राउंड जीत लिया, तो यह भी हमारी स्कूल के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इधर एमसी वार्मिंग अप कर रहा होता है। वो खुद भी थोड़ा हैरान है, मेरा मैच सबसे लास्ट में क्यों रखा गया? और उसके मन में सवाल घूमता है, मेरा ओपोनेंट आखिर कौन होगा? तभी ईविल गॉड बोलता है, पावर बोरो कर ले और एक झटके में खत्म कर दे। एमसी शांति से जवाब देता है, नहीं, आजकल यहां ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ लेवल 4 तक ही पहुंचे हैं। अगर मैं सीधे लेवल 5 गया तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। तभी सामने से लैंकिन आती है। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तू अनलकी है, तेरा मैच सबसे लास्ट है।
एमसी हैरान होकर पूछता है, मतलब? लैंकिन समझाती है, तेरा ओपोनेंट होगा लाइक जुंगशान एकेडमी का एनवॉय। वो इस साल के टॉप कंटेंडर्स में से एक है। उसके पास ऐसी पावरफुल टेक्निक्स हैं जो रैंक डी एनवॉय भी बेयरली सरवाइव कर पाए। एमसी थोड़ा चौंक जाता है। लोअर लेवल मैच में इतनी डेंजरस टेक्निक, ये ज्यादा नहीं हो गया? लैंकिन शांत स्वर में कहती है, सबको जो जूअल दिया गया है वो फेटल ब्लो ब्लॉक कर सकता है, लेकिन बॉडी पूरी तरह सेफ नहीं रहती। एमसी गंभीर होकर कहता है, वार्निंग के लिए शुक्रिया, पर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? लैंकिन हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, हमारे डायरेक्टर्स आपस में दोस्त हैं, इसलिए समझ लो, मैं तुम्हारी एलाई हूं। फिर वो पलटते हुए कहती है, मैं चाहती थी तुम बाकी ओपोनेंट्स को एलिमिनेट कर दो मेरे लिए, लेकिन अफसोस, तुम्हारा सामना होगा लेही से। लैंकिन कहती है कि उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन अगर वो लाई को थोड़ा भी वेयर डाउन कर दे तो भी वो इसे अप्रिशिएट करेगी। एमसी ये सुनकर गहराई से सोचने लगता है, जब सामने वाला इतना रिस्पेक्ट पाने वाला ओपोनेंट है तो साफ है वो कोई एक्स्ट्रावेगेंट मॉन्स्टर ही होगा। उधर अरीना में ऐलान हो जाता है, फाइनल मैच आखिरकार आ चुका है। पूरी क्राउड जोश में पागल हो जाती है। लोग चिल्लाते हैं, अब और इंतजार नहीं होता। एमसी हैरान रहता है, इतनी वार्म रिसेप्शन मेरे लिए। लेकिन अगले ही पल उसका दिल थोड़ा सिंकिंग कर जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है ये सारा जोश उसके ओपोनेंट के लिए है। उसी पल लाई राइची अरीना में एकदम रॉयल स्टाइल में एंट्री लेता है। स्टेडियम और भी जोर से गूंज उठता है। ओ आ स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं, ये तो वही है जिसने सिर्फ 4 साल में लेवल 4 रीच कर लिया। पूरी क्राउड उसका नाम ले रही होती है। दूसरी तरफ एमसी बिना डरे बिना झुके शांत नजर से सबको देखता रहता है। क्राउड का झुकाव पूरी तरह राइची की तरफ देखकर लूडियन क्लास रिप्रेजेंटेटिव का मन टूटने लगता है। वो परेशान होकर कहती है, यहां तो कोई भी चेन को चीयर नहीं कर रहा। तभी एक औरत हंसकर बोलती है, ऑब्वियस है, राइची हैंडसम भी है, स्ट्रांग भी। ओपोनेंट को देखो, पूरी तरह विलन लगता है। ये सुनते ही लूडियन भड़क उठती है। वो गुस्से में कहती है, मैं चेन की नंबर 1 फैन हूं। वो स्ट्रांग भी है, काइंड भी। बिना पर्सनैलिटी वाला तो राइची है। अब दूसरी औरत फ्यूरियस हो जाती है, तुझे किस हक से इंसल्ट करने का हक है? लूडियन पलटकर बोलती है, पहले तुमने ही तो चेन के लुक्स का मजाक उड़ाया। अब दोनों औरतें एक दूसरे को घूरती हैं, दिल में पूरी हेट्रेड के साथ। और फिर दोनों अपने अपने आइडल का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। आसपास के एकेडमी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। क्लास मॉनिटर इतनी फियर्स कभी दिखी ही नहीं। आज हो क्या रहा है? तभी कमेंटेटर पूरे जोश में चिल्लाता है, राइची की एंट्री से पूरा स्टेडियम एक्सटेसी में डूब चुका है, तो अब फाइनल मैच ऑफिशियली शुरू। लेकिन तभी लिलियन बीच में हस्तक्षेप करती है, एक्सक्यूज मी, आप एक कंपेटिटर को इंट्रोड्यूस करना भूल गए हैं। कमेंटेटर अचानक एम्बैरेस्ड हो जाता है, क्योंकि वो चेन को इंट्रोड्यूस करना पूरी तरह भूल गया था। वो जल्दी से अपोलोजाइज करता है और फिर कहता है, ये फाइटर अब तक सड़ी कोई पास्ट अचीवमेंट नहीं रखता, ना कोई सिग्नेचर टेक्निक, ना एकेडमी में कोई रिकॉर्ड, और ये उसका पहला टूर्नामेंट है। ये सुनते ही एमसी के दिल में हल्की घबराहट दौड़ जाती है। कम से कम कोई टेक्निक तो खरीद लेनी चाहिए थी। ऑडियंस यह सुनकर हंस पड़ती है। लोग बोलते हैं, पूरी स्कूल की रिसोर्सेज सिर्फ एक बिगिनर पर वेस्ट कर दी। एक स्लॉट पूरी तरह बर्बाद। उसी पल वो औरत फिर से क्लास रिप्रेजेंटेटिव का मजाक उड़ाती है, ओह, तो ये तो न्यू कमर निकला। वीआईपी रूम में भी माहौल गर्म है। उयू तंज कसते हुए कहता है, हुएरी की स्कूल का स्टूडेंट कितना अनलकी है। पहले ही मैच में रेका से टकरा गया। एक भी विन लिए बिना बाहर फेंक दिया जाएगा। डायरेक्टर बस चुपचाप साई करता है। उसका दोस्त कहता है, इग्नोर कर, हर स्कूल का एक फर्स्ट टाइम होता है। अरीना में रेका आगे बढ़ता है और चेन से पूछता है, ये तुम्हारा पहला टूर्नामेंट है? फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ता है, बैड लक है, पहले ही मैच में मुझसे टकरा गए। समझो, कुछ लोग भारी एक्सपेक्टेशंस लेकर पैदा होते हैं। लेकिन एमसी उसे बस एक बात कहता है, डायरेक्ट फाइट करो। एक पल में बूम, रेका पलक झपकते ही एमसी के बगल में पहुंच जाता है और कहता है,
वार्म अप के लिए मैं सिर्फ 1/10 पावर यूज करूंगा। फर्स्ट मैच है, थोड़ी रिस्पेक्ट तो दिखानी चाहिए। अगले ही क्षण वो अरीना के दूसरे छोर पर पहुंच चुका होता है। चेन फिर शांत आवाज में दोहराता है, डायरेक्ट फाइट करो। कमेंटेटर पूरी तरह एक्साइट हो जाता है। अभी अभी रेका एक पल में चेन के पास था और अब दूसरे छोर पर है, तो अब फाइट। सिग्नल मिलते ही रेका बिजली की तरह टूट पड़ता है। वो पूरी ताकत से पंच करता है, लेकिन हिट करने से पहले ही दिशा बदलकर एमसी के चारों तरफ घूमने लगता है। चारों ओर से रैपिड स्ट्राइक्स, इतनी तेज कि नैरेटर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये टेक्निक है या इल्यूजन? ऐसा लग रहा है जैसे एक नहीं, एक साथ कई एनिमीज अटैक कर रहे हों। एल्किन फाइट देखते हुए धीरे से साई करता है। ये लड़का वाकई में हैंडल करना आसान नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डायरेक्टर ओयू खुश होता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका स्टूडेंट तो अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखा ही नहीं रहा। असल में कोई भी उसे मैच नहीं कर सकता। अरीना में रेका लगातार हाई स्पीड में मूव करता रहता है। वो चिढ़ते हुए बोलता है, तुम डॉज क्यों नहीं कर रहे? या फिर क्या तुम 1/10 स्पीड भी फॉलो नहीं कर सकते? फिर हंसते हुए कहता है, अब समझ आया, मेरे लेवल का ओपोनेंट सिर्फ जो है। और हमला करने से पहले बोलता है, अब मैं इसे वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देता हूं। तभी चेन हंस देता है, तुम्हें सच में लगता है कि मैं डॉज नहीं कर रहा? बूम! अगले ही पल रेका के मुंह पर जोरदार पंच पड़ता है, वो भी तब जब चेन उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। नरेटर्स सन्न रह जाते हैं, ऑडियंस के फाइटर्स भी शॉक में, और खुद रेका को समझ नहीं आता ये हुआ कैसे। वो पंच इतना जबरदस्त होता है कि रेका सीधे जमीन पर गिर जाता है। कमेंटेटर चिल्लाता है, चेन ने सिर्फ एक पंच में रेका की टेक्निक तोड़ दी। क्राउड में हड़कंप मच जाता है, रेका हिट हो गया, ये चीटिंग है। रेका गुस्से में चिल्लाता है, ये चीटिंग नहीं है, उसने सिर्फ काउंटर अटैक किया। वीआईपी रूम में फोर आइज खुशी से उछल पड़ता है। क्या स्ट्राइक था, इनक्रेडिबल। लेकिन उयू बौखला जाता है, ये इम्पॉसिबल है। कोई लेवल 4 रेका की स्पीड मैच नहीं कर सकता। कहीं ये लड़का भेस बदलकर आया हुआ कोई बूढ़ा तो नहीं? डायरेक्टर हंसते हुए बोलता है, अगर ऐसा होता तो इवेल्युएटर्स नोटिस नहीं कर पाते? उयू जवाब देने ही वाला होता है कि लुआ गुस्से में बोल उठता है, चुप रहो, तुम्हारी आवाज एम्बैरेसमेंट बनती जा रही है। वो फिर रेका की तरफ देखकर कहता है, और वैसे भी फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। एमसी पीछे मुड़कर देखता है और उसका ओपोनेंट चेतावनी देता है, मैं अभी हारा नहीं हूं। वो मान लेता है, सिर्फ 1/10 पावर इस्तेमाल करना मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। फिर वो जोर से गरजता है, अब मैं एक भी ताकत दबाकर नहीं रखूंगा। अचानक उसके शरीर से अब्सर्ड लेवल की पावर ओवरफ्लो होने लगती है। पूरी अरीना में बिजली की तरह एनर्जी फैल जाती है। थंडर! चेन समझ जाता है ये कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है। तभी एक तेज लाइट बीम उसके पास से गुजरती है और उसे झटका लग जाता है। नैरेटर चिल्लाता है, लिश अरीना की बैरियर का इस्तेमाल करके एपीएनई स्पीड को और बढ़ा रहा है। ऑडियंस में एक्साइटमेंट छा जाती है। ये तो उसकी फेमस सिग्नेचर बैटल टेक्निक है। ब्लॉन्ड बॉय मुस्कुराता है और पूरी ताकत से एक्सप्लोसिव किक मारता है, लेकिन फेल। उसकी पूरी ताकत बेकार चली जाती है। अगले ही पल सीधे उसके मुंह पर जबरदस्त पंच पड़ता है और वो पूरी फोर्स के साथ अरीना के दूसरे कोने में जा गिरता है। चेन शांति से बोलता है, तुम्हें पहले ही अटैक कर देना चाहिए था, अब मुझे तुम्हारी स्पीड की आदत हो चुकी है। नरेटर फिर से गरजता है, एक बार फिर लेहे हवा में उड़ गया है और अगले ही पल उसका स्टार स्टोन रेड हो चुका है। इसका मतलब वो अब लड़ने में पूरी तरह असमर्थ है। इस मुकाबले का विनर है चेन। एमसी मन ही मन सोचता है, मैं मुश्किल से अपनी ताकत को रोक पाया। फिर वो स्टार स्टोन की तरफ देखकर राहत महसूस करता है। कम से कम ये स्टोन फेटल डैमेज से प्रोटेक्ट कर लेता है। इस तरह आगे की फाइट्स भी सेफली हो सकेंगी। ऑडियंस पूरी तरह शॉक में है। इतनी फास्ट फाइट हम ठीक से देख भी नहीं पाए।